पित्तदोष के लक्षण क्या हैं? जब आपके पित्तदोष होता है तो ऐसी स्थिति में घर की वंशावृद्धि रुक जाती है, मतलब बच्चों के विवाह में विलंब होने लगता है, मांगलिक कार्यों में विलंब होने लगता है, बच्चों की वृद्धि नहीं हो पाती या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। ठीक है। दूसरा, अभी हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ भी स्पिरिट्स हैं, पर वो स्पिरिट्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठेगा, किसे इफेक्ट करेगा, वो आपके ग्रहों पर डिपेंड करता है। जिस किसी पर भी इन सब चीज़ों का ब्लैक मैजिक हो गया या फिर नज़र दोष कह लीजिए, इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसके ऊपर देखा जाए कि जो कि मन का कमज़ोर होगा, है ना। मून माउंट पर अगर आपकी इस प्रकार से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं है ना, लगभग 4 या 5 बन रही हैं, ठीक है, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा नज़र दोष की भी स्थिति ज़्यादा बनती है, तो नज़र के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इसमें मुझे एक और सवाल आया कि हमने लोगों से ये सुना है कि यार हर किसी को हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए, इसके बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, वो लोग पढ़ लेते हैं, भाग्य ले लेते हैं। गुरु हर किसी को नहीं बना लिया जाता, गुरु उसे बनाया जाता है जो कि उस फील्ड में माहिर हो। ऐसे कि भूत प्रेत की बातें करें, फिर आपको सब जगह वही चीजें लगने लगेंगी। अगर यहाँ पे कोई शेडो ही बन रही है तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई खड़ा है। गलत थॉट्स आ जाना, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं एस से जो शुरू होता है, उसे इतना भी डर लग रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में मैं या तो अपने साथ कुछ कर सकता हूँ या तो मैं किसी और के साथ कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे केसेस को आप कैसे सॉल्व करते हो? अगर उसका हाथ ही नहीं है तो हम पाम रीडिंग कैसे कर सकते हैं? हाँ, मतलब एक बहुत कॉमन कमेंट होता है कि किसी का हाथ नहीं है तो क्या उसका भाग्य नहीं। मांगलिक हमने बहुत सुना है, मूवीज में इसके बारे में बातें हुई है। मांगलिक है क्या? कोई इंसान अगर मांगलिक है उसके जीवन में क्या बदलाव आते? काल सर्प दोष, एक्चुअली में काल सर्प दोष है क्या? तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है आयुष अवस्थी जी, जो कि भारत के सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोपामिस्ट में से एक हैं। 25,000 से अधिक राइट प्रेडिक्शन कर चुके हैं और उनमें से कुछ बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल है, बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल है, और ये इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, इंटरनेशनली काम करते हैं। और मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। आयुष जी, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। नमस्कार नितिश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, और मतलब जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि आप इतने यंग हो, आपकी एज भी बहुत कम है, और इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ हासिल किया है, इतनी राइट प्रेडिक्शन की है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और थैंक यू सो मच आज हमारे पॉडकास्ट में आप आए। मुझे एक चीज़ बताइए, आप आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एज में बहुत सारे और भी प्रोफेशन हैं। यस। और हालांकि इस उम्र में लोग थोड़ा नशीले पदार्थों में और थोड़ा लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं रेदर देन कि किसी अच्छे काम में। तो आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी बता दीजिए कि कब से ये प्रोफेशन आप कर रहे हो और इंटरेस्ट कैसे आया इसमें? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि कई बार हम प्रोफेशन को चूज़ करते हैं और कई बार नियति हमारे लिए प्रोफेशन चूज़ करती है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो मेरा प्रोफेशन है या फिर इस प्रोफेशन में मैं आया हूँ, ये कोई चूज़ नहीं करता, है ना। ये कोई कह सकते हैं डेडिकेशन, मतलब किसी कारणवश या फिर स्पेशली इसी फील्ड में आने का प्रयास नहीं करता कभी भी। ये हमें कहीं ना कहीं एंसेस्टर हमारा कुछ आशीर्वाद होता है, या फिर हमारी पूजा पाठ, हमारे घर की पूजा पाठ, या फिर हमारे ईश्वर का हमारे लिए वरदान होता है, तब हम इस प्रोफेशन में मूव करते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। अगर मेरी आप जर्नी जानेंगे तो मैं बेसिकली हूँ एक इंजीनियर, है ना। यस। अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे पास कोई भी अगर हाथ दिखाने आ रहा है 50-60% तो मैं उसका हाथ देख के उसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, पर उसके बाद जो हो रहा है वो शायद ईश्वरी कृपा है, या फिर अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँ शब्दों में, पर वो फिर मेरे मन में जो बातें आ रही हूँ, मैं उसको जो बोल रहा हूँ वास्तव बात मेरी कटी नहीं है। ये अभी तक का मेरा अनुभव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरल शब्दों में जो लोग पहली बार, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है चीज़ें लोगों ने देखी होती है लेकिन नाम पता नहीं होता ना, लोगों को लगता है कि पामस्ट्री नाम पता नहीं इसमें क्या होता होगा, इसमें किस तरीके की विद्या होगी। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पामस्ट्री क्या है, एस्ट्रो पामस्ट्री क्या है, सरल शब्दों में हमारे ऑडियंस को आप बता दीजिए। देखिए, पामस्ट्री को अगर हम सिंपली फॉर्म में अगर समझें तो पामस्ट्री है आपका पाम, और पाम में आपकी जो हिस्ट्री छुपी हुई है ना, आपका जो भाग है, भविष्य, प्रेजेंट, वो है, वो आपका पामस्ट्री है। पामस्ट्री में ये जो हाथ है वो सब बता रही है, पूरी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं। जी जी जी। जिसमें आपके ये जो माउंट्स बने हैं ये आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इसमें अंदर बनने वाली जो रेखा है, इसमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, सारी चीज़ें विधिवत हैं। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
जैसे कि ये आप अगर अपना हाथ को खोलेंगे तो ये आपकी फर्स्ट फिंगर, ठीक है, इसके नीचे जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं गुरु पर्वत, मतलब जुपिटर माउंट, ठीक है। मध्यमा उंगली इसे हम कहते हैं शनि, जो हमारा ये शनि का साल निकला हुआ है ना, जिससे इंसान काफी प्रभावित था, डरा हुआ था, तो वहां से अगर आपको देखना शनि, ये है हमारे शनि पर्वत, ठीक है। इस पे बनने वाले निशान, इस पे बनने वाले चिन्ह, है ना, ये सब हमारे जीवन में स्ट्रगल, हमारी करियर में ग्रोथिंग, प्रोफेशन सबको डिसाइड करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि शनि का बहुत महत्व है, शनि ही कर्म के दाता है, ठीक है। आपकी जो ये रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली भी जैसे कहते हैं, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं सूर्य पर्वत, जो कि हमें नेम फेम पॉपुलैरिटी देता है, हमें प्रसिद्धि देता है, रीच देता है, हमें सामाजिक छवि देता है, सरकारी नौकरी देता है, ये सब जो देता है हमारा सूर्य देता है हमें। इससे बनने वाले साइंस में बताते हैं हम किस लेवल तक पहुंचेंगे, क्या हमें तरक्की हासिल होगी। आपकी लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है इसे हम कहते हैं बुध पर्वत, मरकरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट में बताता है हमारे बिजनेस स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक समावेश है जिसमें आपको मैनेजमेंट भी करना है, बिजनेस एक समावेश है जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी आना चाहिए, आपको टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए जो आज के बिजनेस है, सेल्स मार्केटिंग आनी चाहिए, फाइनेंस में अच्छी होनी चाहिए। तो उन सब की जो स्किल्स देगा वो आपके लिटिल फिंगर के नीचे वाला पोर्शन बताएगा, ठीक है, उससे बनने वाले साइंस, उसमें बनने वाले जो भी रेखाएं वगैरह वो सब चीजें हमें समझाएंगे। साथ ही साथ ये होता है, इसके नीचे वाला ये होता है हमारा आउटर मार्स, ठीक है, आउटर मार्स हमारे व्यक्तित्व को बताता है, ठीक है, और ये होता है हमारा इनर मार्स हमारा अंदरूनी व्यक्तित्व के बारे में बताता है, जो हमारी कह सकते हैं ऊर्जा है, हमारे जो ऊर्जा का संचरण हो रहा है वो हमारे इनर मार्स से हो रहा है, हमारी वाणी की संयमता जो है वो हमारे इनर मार्स से आ रही है। कई लोगों का, इंसान का स्वभाव होता है गाली गलौज का, तो वो भी हमारे मंगल पे पता चलता है, ठीक है। साथ ही साथ आगे हम इस पर चर्चा विशेष रूप से करेंगे। मंगल पर ही एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं मंगल प्रभावी रेखा। ये मंगल प्रभावी रेखा यदि इफेक्टेड है, मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, 100% श्योरिटी देता हूँ, आप जीवन में चाहे जितनी मेहनत कर लेना, अगर ये मंगल प्रभावी रेखा बन रही हो, किस उम्र पे बनती है वो भी देखा जाएगा, कहाँ पे उसका प्रभाव देखा जाएगा। अगर बन रही है, आप जीवन में चाहे जितने एफर्ट्स लगा लें, जितनी मेहनत कर लेना, लास्ट में जाके आप डिफीट खाएंगे ही खाएंगे। चाहे आपको 2 बार की विफलता के बाद सफलता मिले, परंतु वो शुरुआत में 2 बार है ना, वो आपको हतोत्साहित करेंगे ही करेंगे। चाहे विवाह के केस में हो, चाहे आपके कैरियर में केस में हो, चाहे आपके बच्चों के केस में हो, चाहे आपके बच्चों के विवाह के केस में हो, ये वृद्धों के साथ भी दिक्कत आती है ना। तो इस मंगल के कारण, साथ ही ये मंगल पेट का कारक भी होता है। मंगल क्या है, अग्नि है ना। अगर मंगल का अगर फॉर्म समझेंगे तो वो फायर एलिमेंट है, और फायर हमारे पेट में कहाँ होती है, वो हमारे शरीर में कहाँ होती है, हमारे स्टमक में। कहते हैं ना एसिडिटी बन रही है, एसिड क्या है, फायर फॉर्म है, तो हमें स्टमक है, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है, तो उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। साथ ही ये हमारा वीनस, भाई जो वीनस, जो आज का कलयुग है, कलयुग 2 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है, वीनस और राहु, है ना। वीनस क्या है, जिसकी हमें चाह है, लग्जरी, सौंदर्य, आपकी लग्जरी गाड़ी हो, चाहे घर हो, है ना। साथ ही वाइफ का भी कारक आपके वीनस होता है। सारे प्लैनेट्स एक एक हमारे फैमिली मेंबर, हमारे आसपास के आवरण को ही बताते हैं, ठीक है। जैसे मंगल भाई है, शुक्र वाइफ है, शनि एल्डर्स हैं, मतलब दादा दादी हैं, सूर्य पिता हैं, बुध आपके जॉली नेचर, ये नेचर होता है, ठीक है। गुरु आपके जो भी टीचर्स हैं या फिर हमारे जो भी हमें एक मेंटर कर रहे हैं वो सब गुरु हैं हमारे, ठीक है। उसी प्रकार से चंद्रमा हमारी माता है ना। उसी प्रकार से शुक्र क्या है, वैवाहिक जीवन, जो इसमें आपकी सबसे ज्यादा समस्या चल रही है आज के समय पे। अगर आपके शुक्र वीक हैं, वीक के क्या साइंस होते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। शुक्र वीक है, वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा आपका। शुक्र वीक है तो आपके वैवाहिक जीवन में तलाक तक की नौबत आ सकती है, और तलाक नहीं भी हुआ तो विलंब होगा। अगर विलंब के बाद शादी भी हो गई तो आपके शुक्र पे कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिसके कारण आपकी कम्युनिकेशन लैग बना रहेगा, और इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में, एक दूसरे शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो हम शुक्र से जान सकते हैं। उससे कुछ रेमेडीज भी हम कर लेंगे जिससे बिल्कुल ऑडियंस के लिए अच्छा हो, सब जान सके, समझ सके। वीडियो इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में बहुत सारा डीप ज्ञान मिलने वाला है आपको। डेली लाइफ को, अपने जीवन को कैसे सुधारे, बेहतर कैसे बनाए अपने जीवन को, और पाम रीडिंग आप अपने हाथ में कैसे कर सकते हो उसके भी कुछ टिप्स बताएंगे आपको घर बैठे हुए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था, आपने मेरे पहले बता दिया कि आपके हाथ में क्रॉस का निशान होगा, ये कैसे आपने बिना देखे बता दिया? देखिए, कह सकते ना, या तो प्यासा कुएं के पास आए या फिर कुएं प्यासे के पास जाए। मतलब कि या तो आप उसके काम या फिर उसके कर्म से उसके हाथ में निशानों को बता दो, या फिर उसके निशान को देख के उसके कर्म को बता दो, है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, है ना, जिसमें आप अपनी स्किल्स को बेच रहे हैं। इसमें आप ऐसा तो नहीं है कि आप कोई सामान बेच रहे हैं, आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को बेच रहे हैं, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका जो वर्क होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका ज्ञान से संबंधित है। और ज्ञान का कारक कौन है, हमारा गुरु।
और गुरु पे जब पॉजिटिव साइन होंगे तभी आपको ज्ञान को प्रशंसा मिलेगी और उस ज्ञान से आप धन अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, आप जैसे कि आज अपनी प्रोफेशनल जर्नी में हैं, जिसमें आप इसमें क्या है, आप अपनी स्किल्स को सेल आउट कर रहे हैं, स्किल्स के माध्यम से धन को अर्जित कर रहे हैं। तो मतलब हमारा जो धन देने का जो केंद्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुरु। और गुरु जब तक उच्च नहीं होगा तब तक आपको उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आपको आज रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसके लिए गुरु प्रबल होना आवश्यक है। गुरु प्रबल तब माना जाता है जब गुरु पे क्रॉस का साइन हो। तो मैं आपको, आप खुद देखिए या फिर आप सब देख सकते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल वर्क में हैं, प्रोफेशनल वर्क वह सारे हो सकते हैं जिसमें आप अपनी शिक्षा की दम पर आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोई इनोवेटिव स्किल की दम पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि प्रोफेशनल स्किल्स बताऊं तो डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, एजुकेटर्स, काउंसलर, एडवोकेट, ये सब कौन है जो अपनी स्किल्स और नॉलेज बेच रहे हैं। ठीक है, या फिर जितने भी आज के जो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मार्केटर्स हैं, या फिर यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे जो ग्रो कर रहे हैं, ये सब क्या स्किल्स बेच रहे हैं, अपनी नॉलेज, अपनी इनोवेशंस बेच रहे हैं, अपनी स्किल्स की दम पर जो वीडियोस बना रहे हैं, ये इनोवेटिव काम है। ठीक है, तो ये इनोवेशंस जो बेच पा रहा है वो उसका गुरु होना अति आवश्यक है ना। तो गुरु कहाँ है, हमारा फर्स्ट फिंगर, जैसे कि होता है फर्स्ट फिंगर के नीचे आपका क्रॉस का साइन, आप सब देख सकते हैं। अगर आप इन सब जर्नी, इन सब काम में हैं तो इस क्षेत्र से आपको धन लाभ होगा ही होगा। बहुत नॉलेज मिल गया मुझे लगता है आज एडवांस में ऑडियंस के लिए। तो चलिए आगे बहुत सारे सवाल है मेरे, और मुझे लगता है ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। हम उससे पहले हम ना कुछ आपके केसेस सुनना चाहते हैं, है ना, कुछ स्टोरी आपने कुछ केस सॉल्व किए होंगे और कैसे क्या दिक्कतें आती थी और केस सॉल्व करने के बाद क्या परिवर्तन आए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं दो चीज़ों को समझाना चाहूँगा, है ना। जैसे कि एक मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि यूथ की हम ज़्यादा बात करेंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जो यूथ है, जो भटक रहा है, उसे पाथ नहीं मिल रहा, तो उसे एक कैरियर बूस्ट होगा, मतलब उसे एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसका, ये वीडियो को देखकर, जिससे समझ आए कि हमें हतोत्साहित नहीं होना, हमें अपने टाइम का वेट करना है ना, कि हमारा जब टाइम आएगा तब हमारा समय बदलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार मेरे पास आज की डेट में वो IAS ऑफिसर है, उनका नाम रिवील नहीं कर सकता, उनकी जो लास्ट अटेम्प्ट था, उनकी अराउंड 30 की एज थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि सर आप मेरे को क्लियर बता दीजिए, अगर मेरा कोई चांस है तो मैं प्रयास करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं अभी 1 साल भी नहीं दूंगा आगे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं और मेरा काफ़ी धन जा चुका है। उनके मतलब गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उनका काफ़ी धन, मतलब उनके पिताजी ने शायद उनका जो खेत वगैरह था उसको कुछ रख के या फिर किसी भी तरह से बहुत मतलब डाउन टू अर्थ वाली स्थिति थी, लोअर मिडिल क्लास वैल्यू। ठीक है, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ऐसे व्यक्ति के लिए 5 से 7 साल अपने जीवन का जो, जिसमें एक पिता की आस देखने लगता है, पिता की आंखें आस करने लगती हैं कि अब मेरी जिम्मेदारियां मेरे बच्चा उठाने लगे। वहां पर 29 साल की उम्र तक उसका बच्चा बैठा है बेरोजगार, वो भी किस एक आस में कि एक समय ऐसा आएगा कि जब उसका समय बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास वो आए थे, तब उनका कई बार प्री निकल गया था, मेंस निकल गया था, लास्ट टाइम पे इंटरव्यू में आउट हो जाते थे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको मंगल प्रभावी रेखा की बात करी ना, तो सबसे पहले तो उनके आते मंगल प्रभावी रेखा बन रही थी। ठीक है, और दूसरी चीज उनका जो सूर्य उच्च का, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, IAS ऑफिसर एक ऐसी पावर है जिसमें आपको साइन अथॉरिटी पावर मिलेगी। मतलब आप लीडर में भी एक ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे जहाँ पे आप ही राजा हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के या फिर उस क्षेत्र के आप ही राजा हैं। तो ये इसमें आपके, क्योंकि कई उन्होंने ज्योतिष से पहले भी कंसल्ट किया था, तो इंसान केवल देखता था सूर्य 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 सूर्य। ठीक है, और कई लोग डरा भी देते थे कि आप शनि के जातक, वो शनि के जातक थे और सूर्य का वो काम करना चाह रहे थे। ठीक है, अब शनि का जो जातक होगा उसकी एक विशेषता होगी। शनि प्रधान कैसे होते हैं पहले समझें। आपकी अब जब उंगली है, मध्य उंगली, अगर रेखाएं इसकी तरफ टिल्टेड हो रही हैं कहीं ना कहीं, यहाँ से भी ये रेखा इधर, ये उंगली यहाँ पे इस तरह से इधर की ओर मुड़ जाए और ये फर्स्ट फिंगर यहाँ की ओर मुड़ जाए, और साथ ही आपकी जो शनि पर्वत है अच्छी स्थिति में है, बड़ा दायरा लिए हैं और उस पर रेखाएं अच्छी प्रबल हैं, क्रॉस का साइन नहीं है, तो शनि के जातक थे। अब शनि और सूर्य की बनती नहीं है आपस में। शनि सूर्य, आपने कथा सुनी होगी, पिता पुत्र थे, और वो छाया, उनकी जो माता थी, उनके पुत्र थे शनि, और छाया के पुत्र होने के कारण उनकी जो छवि थी वो काली थी। सूर्य तेज, सूर्य चार्म थे उनका, है ना, राजा थे, क्या था, प्लैनेट्स में राजा हैं भाई। अब जब उनका पुत्र काला जन्म लिया तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो छाया पुत्र थे, है ना, माता छाया है, चंद्रमा की छाया थी वो। तो जब छाया पुत्र हुए तो उनको सूर्य देवता ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब सूर्य देवता ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी जो दोनों की तनातनी हमेशा चली है प्लैनेट्स में। सूर्य शनि जब साथ में आ जाते हैं तो इंसान के काम बिगड़ने चालू हो जाते हैं, अच्छे भले काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, छवि खराब हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं दोबारा से स्टोरी पे आता हूँ। तो जब मैंने उनका हाथ देखा तो वो शनि के जातक थे। तो शनि क्या है, शनि विलंब देता है। शनि है परफेक्शन, शनि है डिटर्मिनेशन, और शनि है डिसिप्लिन। ये उनके 3 मेन स्तंभ हैं शनि के।
आपको परफेक्शन के लिए वेट करना ही पड़ेगा। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चीज में परफेक्शन चाहिए तो कैसे आएगा, जब एक ही चीज का बार बार प्रयास करोगे। प्रैक्टिस। तो शनि हमेशा कोई भी अपने जातक को कोई भी चीज एक बार में सफलता देती नहीं तो उसे उस सफलता की वैल्यू नहीं होगी। तो उनके भाग्य में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि उनको सफलता मिलनी थी लेट अर्लीज में। शनि का पीरियड ही चालू होता है आफ्टर 30s और अराउंड 30s के आसपास में, ठीक है। तो पहले तो मैंने उनका हाथ देख के सबसे पहले कहा कि आपको वेट करना आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो हतोत्साहित मत होइए, ये आपका भाग्य है, आपको देना ही लेट है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने सूर्य देखा तो उनकी सूर्य स्थिति में आना ही कब था, 2930 की उम्र के आसपास में। भाई आप एक चीज बताइए, आज जब आपके जीवन में प्लेनेट सुख देने वाला होगा, जब उसकी उपस्थिति होगी तभी तो देगा। जी जी जी। अब किसी की कुंडली में आ ही शनि कहते हैं, शनि और सूर्य जब आपने देखा हो कई के राजयोग होते हैं। कई मेरे ऐसे मिनिस्टर्स कैसे क्लाइंट भी हैं, मिनिस्टर हैं, कई बड़े बड़े एमएलएज हैं जिनका पूरी जीवन बीत गया, उनकी 55 की उम्र में जाके उन्होंने चुनाव लड़ा तब जीते वो। उससे पहले वो साधारण कैसे कार्यकर्ता बने, उनका जीवन बीत गया। परंतु कब उनकी वृद्धि हुई, विकास हुई, जब उनके सूर्य उनके अंतर्दशा में आए। जब सूर्य उनकी अंतर्दशा में आया तब उन्हें चार मिला और सडनली नेम फेम पॉपुलैरिटी मिल गया और राजा बन गए वो, ठीक है। तो वही उनके हाथ में था। उनके हाथ जब मैंने देखा तो उनकी जब स्थिति देखी कि इनका 28-29 जैसे कि एज वाइज यहाँ से आपकी एज प्रेडिक्ट होती है ना, जीवन रेखा में जीवन में होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में हम ये जीवन रेखा से ही प्रेडिक्ट करते हैं। जब यहाँ से मैंने देखा कि जीवन रेखा में यहाँ पर इनके अंगूठे से एक नीचे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आपकी 30 की एज मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से इनकी एक लाइन निकल कर ऊपर शनि की ओर जा रही थी, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है शनि से कनेक्टिविटी बना रही थी। और साथ ही साथ सूर्य रेखा पर इन सूर्य पर्वत इनकी सूर्य रेखा जो है वो हृदय रेखा पर ही समाप्त हो जा रही थी, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि विशेष रूप से अगर कोई भी प्रयास कर रहा है, कोई भी सरकारी क्षेत्र में उन्नति और तरक्की की प्रयास कर रहा है तो उसे आवश्यक है अगर आपकी सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा पे आकर ही समाप्त हो रही है और साथ ही साथ आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा में से एक रेखा निकलकर ऊपर जा रही है, परंतु उसकी जो शुरुआत है अपॉर्चुनिटी लाइन जिसे हम कहते हैं वो आपकी यहाँ पर अंगूठे के नीचे कहीं से प्रबल स्थिति में तैयार होकर ऊपर की ओर जा रही है। तो भाई आपको आवश्यक है समझना कि आपके जीवन में उन्नति और वृद्धि निश्चित रूप से लिखी हुई है, परंतु आपको वेट करना है अपने पीरियड के, अपने समय का। तो उनकी जो उन्नति का पीरियड था वो था ही 2930 की उम्र। तो उन्होंने मेरे कहने पर उन्होंने प्रयास किया, पूरी मेहनत लगाई। मैंने उन्हें एक टाइम पीरियड भी दिया था कि क्योंकि एक थोड़ा सा वेरिएशन होता है, 1 साल का ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी जीवन रेखा बहुत महीन होती है ना। तो मैंने उनसे कहा था आप लास्ट 29 और 30 में 2 साल प्रयास करेंगे, अदरवाइज नहीं होता तो फिर आप पीछे हो सकते हैं। और वैसे तो मैं 100% श्योर हूँ मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। मैंने इतनी बात उनसे कही थी। अच्छा। हाँ, और मैंने उनसे एक ये भी कहा था कि आप थोड़ा सा एक आध एग्जाम मतलब सेकंड ग्रेड ऑफिसर के लिए प्रयास कीजिएगा, है ना। जब उन्होंने प्रयास किया तो 29 में तो उनका इंटरव्यू तक पहुंचे थे, पैनल तक, है ना, और पैनल में मेरिट में आउट हुए थे और 30 पे जाके उनका सिलेक्शन हुआ था। ओके। यस। और आज वो बिहार डिवीजन में है शायद, बिहार में उधर है। अब मैं नाम रिवील नहीं कर सकता, वो अच्छा नहीं है। मतलब इतना डीप है जी, और हाथों से सब कुछ पता लग सकता है। क्योंकि इसी में थोड़ा सा एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। इंसान कहता है ना कि होना वही है जो भाग्य में लिखा है, तो फिर ज्योतिष की क्या आवश्यकता है या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट फील्ड की क्या आवश्यकता है। और ये हमें कहाँ हेल्प करता है, तो ये हमें यहीं पे हेल्प करता है कि आपको ये होना तो वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, परंतु भाग्य के बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर हमें गाइडेंस मिल जाए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे है ना, तो उसके लिए हमें ये गाइडेंस का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मैं भी नहीं कहता कि मैं बदल दूंगा, उसके असर को हम कुछ रेमेडी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना। जैसे सरकारी नौकरी है तो अच्छे एफर्ट्स कर लेंगे तो सरकारी नौकरी में एक अधिकारी लेवल तक की जॉब प्राप्त हो सकती है, परंतु यदि सरकारी नौकरी के हाथ में योग ही नहीं है तो मैं योग बिल्कुल नहीं बनवा सकता। मैं स्पष्ट मना कर दूंगा, आप सरकारी नौकरी में आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमें गाइडेंस का काम करता है। हमें एक कह सकते हैं टीचर की तरह उसको लेना चाहिए कि वो एक ऐसा टीचर जो हमें समझा सके कि नहीं, आपको ये चीज़ का अनुभव मैं करके आया हूँ तो आप इधर पे इतने एफर्ट्स लगाइए और इतने एफर्ट्स में आपका काम हो जाएगा, तो आप फिर कोई डायरेक्शन मिलकर आपको काम बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो जो सहनशीलता देता है, एक कहते हैं ना पेशेंस का काम हमें एस्ट्रोलॉजी दिखा सकता है। कई बार इंसान जैसे डिप्रेशन की बात करें, आज के टाइम पे इंसान बहुत डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा 2017 के बाद से एक जो युग आया है वो एंटरप्रेन्योर्स का बहुत आया है। नए नए स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं और एक साल में इंसान हतोत्साहित होकर दोबारा डाउन भी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बहुत फायदा करेगी कि आपने स्टार्टअप अगर चालू किया है तो हाथ में आपकी योग है भी कि नहीं है बिजनेस करने का। क्योंकि देखिए हर कोई बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं आया, चाहे इंसान जो कहता रहे कि आप अपना खुद का धंधा कीजिए, काम कीजिए, आपको प्रबलता और सफलता मिलेगी, नहीं, मैं नहीं कहता। क्योंकि अगर सब धंधा करने लगे तो साथ में सपोर्ट करने वाले कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि धंधा करने वाले का माइंडसेट अलग है, उस चीज को मैनेज करने वाले का माइंडसेट बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो धंधा करना अलग चीज है, उसे मैनेज करना अलग चीज है, दोनों को बनाया है भगवान ने।
भगवान ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना, संरचना भगवान की जो है वो सभी के लिए अलग अलग रोल्स के लिए है, ठीक है। तो आपको ये समझना आवश्यक है कि आप व्यापार के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। हाथ में कई ऐसे साइंस हैं, जैसे कि अगर उसके बारे में चर्चा करें, जैसे कि मैं एक छोटा सा साइन बताता हूँ आपको, मैं 4 ऐसे कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, अगर आपके हाथ में है तो आप समझ जाइएगा, आपको व्यापार करते हैं तो बड़ी सफलता और वृद्धि मिलेगी आपको, ठीक है। आप अपने हाथ को खोलें और हाथ को खोल के सबसे पहले आप देखें आपका माइंड कैसा है, माइंड में सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं है, ठीक है। तो माइंड को अगर इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाना है तो उसके लिए देखना है आपके फर्स्ट फिंगर के नीचे वाला पोर्शन। अगर इस पोर्शन पे आपको क्रॉस का साइन या फिर स्क्वायर का साइन देखने को मिल रहा है तो आपका माइंड क्रिएटिव है और अपने क्रिएटिव माइंड से आप कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार वही है जो कि इनोवेशन से हुआ है, ठीक है। 2 क्रॉस के साइन है तो आप तभी तो इनोवेटिव काम कर रहे हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने कैसे बता दिया। देखो जी, एक ये वाला है, एक नीचे वाला है जी। और मैं तो आपको दूसरा साइन भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप व्यापार ही तो कर रहे हैं ये। तो आपके हाथ में मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ आपकी भाग्य रेखा ये होती है, हमारी बीच में से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये होती है भाग्य रेखा। कौन सी, ये वाली? हाँ, मिडिल वाली, जो भी रेखा शनि पर्वत की ओर जाए, है ना, उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। वो हो सकता है बीच में भी रुक सकती है, परंतु उसकी डायरेक्शन शनि की ओर ही होना चाहिए, ठीक है। वो भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में से एक रेखा निकलकर आपकी जो लिटिल फिंगर के नीचे बुद्ध पर्वत तक यदि पहुंच रही है बिना कटी हुई, तो आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं, ठीक है। अब व्यापार का लेवल डिसाइड करना है कि आप सामान्य रूप से बनेंगे कि बड़े व्यापारी बनेंगे, तो उसके लिए देखना आवश्यक है हमारा सूर्य, ठीक है। क्योंकि क्रिएटिव माइंडसेट किसने दिया है? गुरु ने। व्यापार के भाग्य में सपोर्ट कौन ने दिया? ये रेखा ने। साथ ही साथ हमारे लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन इसे कहते हैं मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट हमें देता है कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट की स्किल्स। अगर ये इस पर आपकी बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं और ये मर्क्यूरी माउंट आपका गद्दी बना रहा है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। आपको पता है सामने वाले के सामने कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे समझाना है, बताना है, अपने क्रिएटिव तरीके से लोगों को कन्विंस कैसे करना है। अपन कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन एक शानदार होनी चाहिए कि इंसान कन्विंस हो जाए बड़ी बड़ी, क्योंकि व्यापार क्या है कि अपने जो फंडिंग रेज करने के लिए फंडिंग वाले लेके आना है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन देने की कला तो होनी चाहिए, अपने प्रोजेक्ट को समझा पाना, तो ये कला बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो उसके लिए ये जो मैंने गुण बताया, बुद्ध पर्वत पर बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखा होनी चाहिए, ये हो गया तीसरा साइन। चौथा, हम अपने काम को किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं उसे कैसे जाने? आप अपने सूर्य पर्वत को देखें, ये रिंग फिंगर जिसमें हम शादी की अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर आपकी जितनी सीधी खड़ी रेखा होगी, सीधी प्रबल रेखा होगी, उतना ज्यादा आपका भाग्य आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी पाने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। सूर्य पर जितनी प्रबल और सीधी खड़ी रेखा, उतना आपका भाग्य प्रबल है नेम फेम पॉपुलैरिटी को पाने के लिए, ठीक है। यस, बन रही है तभी आप एक चीज बताइए, आप एक जगह पे यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से आपकी वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपका नोन फेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप कहीं सिटी में जा रहे हैं, किसी सिटी में, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं 10 लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ये नितेश जी हैं शायद, जिन्हें हमने इनका लिमिटलेस पॉडकास्ट में देखा है, जी जी जी, है ना। तो ये नोन फेस आना, ये नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलना, ये रेखाओं की खेल है। इतना डीप मैंने सोचा ही नहीं था आज तक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बड़ा डीप है ना। अच्छा, मेरा एक इसमें छोटा सा सवाल है जी, क्योंकि मैं सवाल वो ही सोचता हूँ अपने दिमाग में जो कि ऑडियंस के दिमाग में आए, बिल्कुल, है ना। मैं कोशिश करता हूँ ऑडियंस का, तो मैं तो कह रहा हूँ ऑडियंस को भी ध्यान देना चाहिए, वो पूरी वीडियो देखे और उसके जो भी क्वेश्चंस बचे वो कमेंट में कर दें, ताकि अगली बार भी जब इन केस पार्ट 2 हो तो हम आपके ही क्वेश्चन पूछें, ताकि आप भी क्लियर हो जाए। तो एक अभी आप वीडियो देखते रहिए, साथ साथ में क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा है वो टाइप करते रहिए। एक मैंने बात बहुत सुनी है लोगों से कि जब हाथों में ये सब लिखा है, ये एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट के, तो पता लग ही रहा है सब कुछ, तो जो घटना है वो हम चेंज भी नहीं कर सकते और जो होना ही होना है, तो फिर कर्म ही क्यों करें, हम करें ही क्यों? ये एक सवाल है। नितेश जी देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत जनरल क्वेश्चन भी है जो कि सबकी इच्छा है जानने की, है ना। कर्म एक गुण कह सकते हैं, है ना। गुण क्यों कहूँगा उसका समझाऊं, क्योंकि आपके भाग्य में आपको कर्म करना, ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य जो है वो एक बुक है ना। बुक में आपकी कह सकते हैं गुण लिखे हुए हैं कि आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल अच्छा है, आप बिजनेस स्किल अच्छी हैं, उसी प्रकार से आप कार्मिक रहेंगे, ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो कर्म करना या ना करना ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, क्योंकि वो सफलता और असफलता को डिफाइन करता है। किसी के भाग्य में अगर असफल होना लिखा हुआ है तो उसके दिमाग में विचार ही नहीं आ गया कि कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो जर्नी है, उसका जो प्रारब्ध है, वो ये डिसाइड करता है कि आपके कर्म करने से
आपको कहीं ना कहीं अगर सफल हो गए तो। इसलिए इंसान यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है कि आप अपने भाग्य में ये चीज लिखी हुई है, डिफाइन है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना। आप कार्मिक बनेंगे, आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे। नहीं तो ऐसे कई गैम्बलर्स भी हैं जिसका भाग्य उच्च चुका है, जिनके राहु उच्च चुके हैं और उन्हें एक झटके में पैसा आ रहा है, उनका एक झटके में पैसा जा भी रहा है। तो वो वहां पे क्या कर्म नहीं है? कर्म तो देखिए एक लेबर भी करती है। कर्म सब कुछ नहीं है, कर्म सही डायरेक्शन में होना ये सब कुछ है। वहां पर आपकी एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है कि आपका कर्म आपको किस पोटेंशियल, किस मुकाम तक पहुंचाएगा। नहीं तो कर्म तो एक लेबर क्लास व्यक्ति भी कर रहा है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक की दिहाड़ी करता है, 500 रुपए कमा के जाता है। और कर्म आप और हम जैसे लोग भी कर रहे हैं। आपके एग्जाम्पल ले ले, आप अपना कर्म करेंगे तो शायद आप एक दिन की मेहनत में अगर आपका काम अच्छा चला तो आप 1 लाख रुपए कमाने के लिए भी पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म अंतर हो गया ना। तो इसलिए कर्म को सही एक डायरेक्शन मिलना, उसकी सही डिफाइन होना, उसे ये हमारा भाग्य है। एक इसमें मुझे एक और सवाल आया कि हमने लोगों से ये सुना है कि यार हर किसी को हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए, इसके बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, वो लोग पढ़ लेते हैं, भाग्य ले लेते हैं, छीन लेते हैं भाग्य। हाँ। हर किसी को हाथ ना दिखाना, ये आपके एक्सपीरियंस में इसका मत क्या है? देखिए क्या होता है, पुरानी जो चीजें कही गई हैं वो कुछ एक्सपीरियंसेस पे कही गई हैं, और हमारे तक आते आते वो कहते हैं ना, माउथ टू माउथ बात आते आते कुछ बात की कुछ और ही मतलब हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब पहले के जमाने में, या फिर आपने सुना होगा कि हाथ दिखाना नहीं चाहिए, भाग्य छीन लिया जाता है। पहली बात तो सही है, हाथ दिखाना नहीं चाहिए हर किसी को, पर भाग्य किसी का नहीं छीना जा सकता, है ना। हाथ ना दिखाने का कारण ये है क्योंकि आपने देखो कई नए सीखी हैं, उन्हें 4 चीजें सीख ली और 5वीं चीज मन से बना के बता रहे हैं, तो इंसान का भाग्य है भाई। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, अगर मैंने आपको 4 चीजें सही बताई तो 5वीं चीज अगर मैंने आपको कोई नेगेटिव बताई तो आप उसे भी सच मानेंगे, राइट। पर क्या पता उसको भी नहीं पता हो, है ना। क्या पता सामने वाले को जानकारी नहीं है। तो हाथ तो दिखाना सही चीज है, इससे आपको डायरेक्शन और एक गाइडेंस मिलेगा, पर किसे दिखाना, ये चुनाव होना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु तो सभी बन सकते हैं, पर सही गुरु का चुनाव होना आपके जीवन में एक मकसद को फुलफिल करने के लिए बहुत आवश्यक है ना। कि एक सही गुरु मिलेगा तो वो उसे हर चीज की जानकारी होती है। तो इसलिए कहते हैं ना, गुरु हर किसी को नहीं बना लिया जाता, गुरु उसे बनाया जाता है जो कि उस फील्ड में माहिर हो, उसे हर अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हो, जिसे, है ना। जैसे कि आज अगर मेरी बात की जाए, मैं कहता हूँ आप मेरे पास हाथ दिखाएं, भले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, पर मेरे पास दिखा तो मेरे में 25 से 26 हजार हाथों का अनुभव है। जैसे मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है, उनके दिवालिया होने का कारण क्या है, उनके हाथ में ऐसे कौन संयोग बने थे, किसी के बहुत बरकत और तरक्की के हासिल करने के क्या कारण है, कोई अगर पॉलिटिशियन बना उसका क्या हाथ में कारण है। तो मेरे पास एक 25 से 26 हजार हाथों का अनुभव है आज की डेट में। तो मेरे पास से, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई एल्गोरिथम नहीं होगी जो कि इस चीज को बदल सके, है ना। सारे 25-26 हजार में एक तरह से सभी, एक कह सकते हैं सभी तरह की कैरेक्टर के लोग आ चुके हैं, सभी तरह के लोग आके हमसे बात कर चुके हैं, गाइडेंस ले चुके हैं। तो मेरे को पता है उनके जीवन में कहाँ पे बदलाव आया, किस साइन के कारण क्या दिक्कत आई है। ये सब चीजें अनुभव से आती हैं। तो नए सीखियों को नहीं दिखाना चाहिए, दिखवाएं तो किसी प्रोफेशनल्स को दिखवाएं, स्पेशलिस्ट को दिखवाएं जो उस चीज में ज्ञाता हो। अब हम क्या हाथ देखकर ये भी पता लगा सकते हैं कि आप वैसे ब्लैक मैजिक पर विश्वास करते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, है ना, कि जो तंत्र शास्त्र वगैरह ये सब होता है, इन सब में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और इन सब चीजों का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में आप अपने हाथ को देखकर जान सकते हैं, है ना। क्योंकि ब्लैक मैजिक करना, करवाना, ये सब चीजें अलग हैं, है ना। उनके लोग अलग हैं, मैं वो नहीं हूँ, मैं उनसे दूर दूर तक नाता नहीं है। पर हाँ, मेरा क्या है कि आप पे ब्लैक मैजिक इफेक्ट करेगा तो किस केस पे करेगा, है ना, क्यों आप ही के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, पता लगा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आपके, मैं कह रहा हूँ अभी हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ भी स्पिरिट्स हैं, यहाँ पर भी स्पिरिट्स हैं, पर वो स्पिरिट्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठेगा, किसे इफेक्ट करेगा, वो आपके ग्रहों पर डिपेंड करता है। अगर आपके प्लैनेट्स वीक हैं, वो कहते हैं ना, जिसके कमजोर दिल के लोग या फिर जिसका खून मैच हो जाता है, ऐसी बातें कही जाती हैं, उनके साथ स्पिरिट्स कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसका सही तथ्य ये है कि जिसके प्लैनेट्स वीक हैं, है ना, उसके साथ ही ये सब चीजें घटनाएं होती हैं, है ना। आप देख लीजिए बड़े बड़े घरों में क्या ये सब घटनाएं हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्लैनेट्स स्ट्रांग है, तभी वो बड़े लोग बने, है ना। उनके साथ ये सब चीज, ये सामान्य रूप से होती कहाँ है? आप देखेंगे लोअर मिडिल क्लास या फिर जो छोटे स्थान के लोग हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं जो इन सब चीजों पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो बिलीव इस कारण कर रहे हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन कमजोर है। एक साइन में आपको बताता हूँ, हाथ में आप सब अपने देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।
जिस किसी पर भी इन सब चीज़ों का ब्लैक मैजिक हो गया या फिर नज़र दोष कह लीजिए, इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसके ऊपर देखा जाए कि जो कि मन का कमज़ोर होगा, है ना, जिसके चंद्रमा वीक होंगे और चंद्रमा राहु की चपेट में होंगे, ठीक है, राहु के अंतर्दशा में होंगे। अगर आप देखेंगे अपने हाथ में, अगर आपका ये है चंद्रमा, ठीक है, इसे हम कहते हैं मून माउंट। मून माउंट पर अगर आपकी इस प्रकार से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं, है ना, लगभग 4 या 5 बन रही हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इंसान का ऐसी चीज़ों पे इंटरेस्ट भी बहुत आएगा और थोड़ा सा मन का कमजोरी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें इस ऐसे व्यक्ति के जिसके चंद्रमा पर, चंद्र पर्वत पर ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं 4 या 5 से अधिक हो, उस पर कुछ रेखाएं ऐसे हॉरिजॉन्टली भी कट कर रही, तो मतलब क्रॉस का साइन हो गया और ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं अधिक हो गई, तो ये चंद्रमा मन के कारक हैं। अगर आपका, वो कहते हैं ना, अगर आप मन के जीते हो, मन के हारे है ना, तो इसका मन कंट्रोल है तो उसको कोई भी चीज, नेगेटिव चीज इफेक्ट नहीं कर पाएगी। पर अगर तो आपने, अगर कहते हैं ना, हमने ऐसे कि भूत प्रेत की बातें करी, फिर आपको सब जगह वही चीजें लगने लगेंगी। अगर यहाँ पे कोई शेडो ही बन रही है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई खड़ा है, परंतु ये नहीं पता कि वो किसी और चीज की शेडो बन रही है। तो यहाँ पे क्या, आप उस चीज को एज्यूम करने लगेंगे, और जो चीजों को ये सब चीजों को एज्यूम करेंगे, उन्हीं पे इन सब चीजों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो चंद्रमा पे यदि आपकी इस प्रकार की रेखाएं दिख रही है, उसको कुछ रेखाएं कट कर रही हैं, तो ऐसे लोगों पर 100% श्योरिटी देता हूँ, इन लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा नजर दोष की भी स्थिति ज्यादा बनती है, तो नजर के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। आजकल एक बड़ा यूथ में भी और हर जगह एक बहुत बड़ी चीज़ चली है, डिप्रेशन, है ना। कभी किसी को डिप्रेशन आ जाना यूथ में, या किसी भी तरीके के गलत थॉट्स आ जाना, मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं एस से जो शुरू होता है वैसे थॉट्स भी आते हैं, और बहुत केसेस भी आए हैं कि डिप्रेशन में चले गए। वो टाइम ऑफ पीरियड जो है उसमें ही सारी गेम होती है, मुझे लगता है ना ये। तो डिप्रेशन, चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचना, रात को नींद ना आना, ये सारे डिप्रेशन के एक, मुझे लगता है डिप्रेशन के पॉइंट्स है, कारण है, या नोटिफिकेशन जैसी होती है, तो वो है। हाँ, हालांकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, सबको डिप्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर छोटी दिन की टेंशन हुई कि दिन को किसी से लड़ाई होगी, शाम को बात आ गई, तो वो डिप्रेशन की स्टेज में नहीं आता है ना, वो केवल स्ट्रेस है। लेकिन जिसको है, किससे लग रहा है कि मुझे बहुत समय से है, और उसे इतना भी डर लग रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में मैं या तो अपने साथ कुछ कर सकता हूँ, या तो मैं किसी और के साथ कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे केसेस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, और जनता अगर देख भी रही है तो वो कैसे अपने आप को संभाले इस चीज़ में? जी देखिए, इसे हम पूरा एक सिंपली फॉर्मेट में समझते हैं। डिप्रेशन के कारण क्या क्या है आज की डेट में। पहला कारण है सामाजिक रूप से हमारी डिफेम होना, ठीक है। डिफेम होगा, आपकी समाज में इज्जत का कह सकते हैं खराब होगी, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। इज्जत खराब होने के क्या क्या कारण है? पहला है पैसा उधारी हो जाए, है ना, हम बैंक लोन करप्ट हो जाएं, डेप्थ में चले जाएं, तो ये हमारा डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। दूसरा, आज के टाइम पे इमोशनली फैक्टर, जो प्रेम प्रसंग है ना, मैं लव अफेक्शंस कहूँगा, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स कहूँगा, ब्रेकअप्स कहूँगा, आज के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इंसान डिप्रेशन में चले जाता है, गलत थॉट्स आने के कारण कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेता है, ठीक है। तो उसका क्या कारण है, उसको हम समझेंगे। और तीसरा विशेष कारण हो सकता है कि वो टाइम ऑफ पीरियड ऐसा जा रहा है जिसमें कहीं पे लॉसेस लग गए आपको, है ना, या फिर किसी करीबी को खो दिया, तो उसके क्या साइन है। देखिए, आप अगर अपने हाथ को खोलेंगे, डिप्रेशन बनता है 2 ग्रहों के मिलने से, राहु और चंद्रमा। राहु क्या है? राहु एक्सेलरेटर का काम करते हैं, किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ा देना। चंद्रमा मैंने जैसे बताया मन का कारक है। अगर चंद्रमा पर आपको किसी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन है ना, तो वो तो आपकी पहली चीज तो मन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप में चीजों को टैकल करने की कैपेसिटी औरों से थोड़ा सा कम है, ठीक है। आप थोड़ा सा भावुक ज्यादा रहेंगे, तो जो भावुक होगा उसी पर डिप्रेशन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। किसी भी स्ट्रेस को झेलने की क्षमता उसकी कम रहेगी, तो एक्सीडेंट्स को बहुत सीरियस ले लेगा, है ना। पहली चीज तो चंद्रमा देखना है, और दूसरी चीज है राहु। जिस पीरियड पे वो राहु का पीरियड आएगा चंद्रमा के साथ, उस पीरियड पे आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी। अब ये घटना को हम जाने कैसे और किस लेवल तक की ये घटना घटित होगी उसको समझें, वो देखा जाता है राहु से। ये आपकी जीवन रेखा जैसे कि मैं बताया, जीवन रेखा से हम जानेंगे किस उम्र पे ये चीज घटना घटित होगी, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड बता देते हैं, क्योंकि जीवन रेखा पढ़ना सबसे ज्यादा 50% पामिस्ट्री एक तरफ और 50% पामिस्ट्री आपकी केवल जीवन रेखा को पढ़ना आपने सीख लिया तो उससे है। पर जीवन रेखा को ऐसे एक्यूरेट में पानी है, क्योंकि किसी की जीवन रेखा शॉर्ट है, किसी की लॉन्ग है, और किसी की बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, किसी की टुवर्ड्स द मून है ना, तो अलग अलग जीवन रेखा रहती है, तो उसका पाथ भी अलग अलग रहता है। परंतु सामान्यतः हम कैसे देखते हैं, जीवन रेखा इस प्रकार की कर्व्ड होकर नीचे की ओर जा रही है, आपके शुक्र को कवर करती हुई। तो उसके लिए सामान्य स्थिति बताऊं, आपकी जो जीवन रेखा, ये अंगूठे के नीचे तक का पोर्शन पे एक लाइन खींचे, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, और यहां से लेके यहां तक के पीरियड को कहते हैं 30th का पीरियड, ठीक है, 30 की उम्र तक, 0 से 30 की एज। जी जी। अब आप देखेंगे इधर से अंदर ये होता है आंतरिक मंगल,
आंतरिक मंगल से रेखाएं निकलकर ये जीवन रेखा को जो कट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन, आप अभी अपने हाथ में देखें और उस पीरियड को ही बताऊंगा आपके ऊपर से, आप ऑडियंस को बताइएगा कि उस पीरियड में आपके साथ क्या हुआ था। जहां पर ये रेखाएं कट करेंगी उन रेखाओं को हम कहते हैं राहु रेखा का कट करना। ठीक है, ये जो राहु रेखाओं की लेंथ है ये आपको बताते हैं स्ट्रेस किस लेवल तक का आएगा। जैसे कि आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर आपकी केवल जीवन रेखा को कट कर रही, तो वो स्ट्रेस सामान्य स्थिति का है, जिसमें आपका कोई उस टाइम पे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है ना, करियर में एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल पा रहा जिसमें आप ग्रो करने लगे, हम भटक रहे हैं, बार बार करियर चेंज हो रहे हैं। तो जब तक ये रेखाएं केवल जीवन रेखा को कट करेंगी, आपके हाथ में अगर केवल जीवन रेखा तक पहुंचने वाली रेखाएं उसे क्रॉस करके बाहर नहीं निकल रही, तो ऐसी स्थिति में सामान्य स्ट्रेस रहेगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मनचाहा काम नहीं मिलेगा, काम में होंगे परंतु एक संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप देखते हैं जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इस तरह का स्ट्रेस रहेगा। वहीं पे अगर जीवन आंतरिक मंगल से रेखाएं निकलकर आपके ये सूर्य की बात कर रहे थे हम, है ना, सूर्य तक यदि पहुंच रही हैं और सूर्य पर्वत तक किसी प्रकार का क्रॉस का साइन है, और तीसरा साइन आपका ये चंद्र पर्वत पर यदि क्रॉस का साइन बन रहा है, तो जिस पीरियड में ये रेखा निकलकर कट कर रही है और सूर्य तक पहुंच रही क्रॉस का साइन बना रही है, उस पीरियड में आपको लोन डेप इसके चक्कर में पड़कर डिफेम होगा। आपने देखा है ना, लोगों के घरों की नीलामी हो जाती है ना, समाज में उनकी जो इज्जत होती है छलनी हो जाती है, मतलब बिल्कुल छीण हो जाती है ना। वो पीरियड वही होता है जिस पीरियड में ये तीन योग बनते हैं, राहु रेखा का सूर्य तक पहुंचना, सूर्य पे क्रॉस का साइन होना और क्रॉस का साइन आपके चंद्रमा पे होना। ऐसी स्थिति में इंसान जो गलत डिसीजन लेता है, दिवालिया होकर कुछ गलत अटेम्प्ट कर लेता है अपनी लाइफ को लेके, है ना, तो वो स्थिति यही स्थिति में बनती है जब आपकी ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब इसी में अगर प्रेम प्रसंग में आज के टाइम पे इंसान इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, पर मैं कहूँगा अपने बच्चों को इस क्षेत्र में भी समझिए, है ना। जैसे पढ़ाई इक्वल है ना, आज के टाइम पे सबको रिलेशनशिप में रहना है ना। आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो चीज़ अलग है, परंतु हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अटैचमेंट में है, रिलेशनशिप में है, या फिर किसी को पसंद कर रहा है। ठीक है, तो अपने बच्चों पर इस चीज़ पे भी निगाह रखनी है कि हमारा बच्चा कहीं इस झटके से ना गुजरे, और गुजर रहा है तो उसको समझिए, हाथ में क्या साइन है उसको देख सकते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा में आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर आपकी बुध पर्वत ये जो लाइन है इसके नीचे तक पहुंच रही है, और हृदय रेखा जो होती है, ये हृदय रेखा को टच कर रही है। ठीक है, अगर टच भी कर रही है केवल, साथ ही साथ चंद्रमा पर क्रॉस का साइन बन रहा है, और साथ ही साथ अब विवाह की बात की जाए तो आफ्टर मैरिज भी डाइवोर्स हो जाते हैं, जो उसमें भी यही चीज देखा जाए, बस उसमें क्या चीज ऐड हो जाती है, डाइवोर्स क्या है, एक लीगल एक्टिविटी है, तो उसमें ये दो साइंस तो बनेंगे, चंद्रमा पर क्रॉस का साइन और आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर बुध तक जा रही है, और साथ ही साथ आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर आपको शनि तक भी पहुंच रही होगी, शनि पर क्रॉस का साइन बन रहा होगा। ठीक है, और आपको शुक्र पर्वत पर या तो बहुत ज्यादा काला हो रहा होगा शुक्र पर्वत पर, या फिर आपकी जाली बहुत ज्यादा महीन वो कहते हैं जाल टाइप का बन गया, या फिर तिल का फॉर्मेशन होगा। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन हो तो ऐसी स्थिति में शादीशुदा हैं तो डाइवोर्स तलाक तक की नौबत आ सकती है, जिसके कारण आपकी समाज में इज्जत भी क्षीण हो, आप अपने पार्टनर से भी हाथ खो बैठे, और ऐसी डिप्रेशन एंजाइटी की स्थिति आ सकती है, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा तनाव में चले गए, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर शादी नहीं हुई और केवल ये दो साइन बने कि आंतरिक मंगल से बुध तक रेखा जा रही है और चंद्रमा पर क्रॉस बन रहा है, इस स्थिति में कोई क्लोज रिलेशनशिप आके आपका ब्रेकडाउन होता है। इसमें थोड़ा सा एक चीज और एक जोड़ूंगा, जरूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप आपका प्रेम प्रसंग ही हो, इस चीज को मैं ये बोला कि इमोशनली डिटैचमेंट का पीरियड होता है इस टाइम पे। ऐसा अगर इमोशनली या तो प्रेम प्रसंग में हो जाता है ना, कोई क्लोज वन आके आपका दूर चला जाता है, धोखा दे देता है, या फिर ऐसी स्थिति में कई बार किसी क्लोज वन की डेथ भी देखी जाती है, जैसे कि माता की हो गई, पिता की हो गई, बहुत कम उम्र में साथ छूट गया, सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई, डिप्रेशन में चला गया, ये स्थिति देखी जाती है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। वे भी इसमें यही है कि मान लो किसी के, चलिए ये रेखाएं थोड़ी डीप बात होगी, ऑडियंस ध्यान से समझ सकती है। किसी की मान लो रेखाएं हैं, किसी की ज़िंदगी में लिखा ही है कि या तो उसका दिवालिया निकलेगा, या उसका डाइवोर्स होगा, या तो किसी भी तरीके से बड़ी हानि होगी, तो क्या वो रेमेडीज़ के थ्रू से ठीक कर सकता है पूरी तरीके से या नहीं? देखिए, मैंने जैसे ही शुरुआत में कहा ना, भाग्य बदला नहीं जा सकता, तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उसी प्रकार से जब हम ये हमें पीरियड का पता चल गया, जैसे कि आप मेरे पास आए, मेरे को ये समझ आ गया आप 24 साल के हैं, है ना, मेरे को ये समझ आ रहा है कि ये 26 से लेके 28 का जो उसका पीरियड है, इमोशनली डिटैचमेंट या फिर लोन डेप, इन सब चीज़ों की स्थिति बना रहा है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, घटना तो घटित होनी है, वो होगी किसी फॉर्म में हो, ठीक है, पर अगर मेरे को अगर लोन डेप की स्थिति दिखाई दे रही है तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा 26 से 28 के बीच में किसी प्रकार का बड़ा लोन नहीं लेना है। ठीक है, तो आप क्या है ना, वो घटना जो बड़ी घटित होने वाली होगी ना, कि आप
जगह जगह से पैसा लेके कोई बड़ा स्टार्टअप करने वाले हैं, तो आप बचोगे, आप क्या करोगे, मेरे पे जितनी पूंजी है मैं उससे क्या शुरुआत कर सकता हूँ। तो आपको जो हानि होगी वो आपके रखे हुए पैसे से होगी, ना कि मार्केट के पैसे से होगी। डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज उसी पीरियड में जैसे कि मैंने बताया डाइवोर्स या फिर डिटैचमेंट की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने शुक्र को मजबूत करते हैं, चंद्रमा को मजबूत करते हैं। ठीक है, वो लोन वाली स्थिति में भी है, क्योंकि हमें मन पक्का भी तो करना है अपना कि हम उस सदमे को, उस घटना को झेल सकें, तो इसलिए वो मन कंट्रोल करने वाली स्थिति भी रहती है। ठीक है, साथ ही साथ उस पीरियड में हम कुछ शुक्र की रेमेडीज करेंगे, वीनस की रेमेडीज करेंगे। जैसे कि मैं सामान्य रूप से भी बताऊं, जो भी व्यक्ति अपने विवाह से परेशान चल रहा है, वैवाहिक जीवन में उसे असंतोष है ना, और जैसे कि मैंने हाथ में साइन बताया, अगर वो बन रहे हैं कि आपके शुक्र पर्वत पर तिल का फॉर्मेशन बन रहा है, शुक्र पर्वत पर जालीनुमा आकृति बन रही है, शुक्र आपके दब और रहे हैं, गद्दी बना दब के काला रंग की आकृति कर रहे हैं, काला काला रंग हो रहा है उस पर, साथ ही साथ आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर बुध तक पहुंच रही है, अगर ये 4 साइन है किसी भी प्रकार से, तो मैं आपको ये बोलूंगा इनमें 4 में 3 भी साइन है, तो आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं 2 सिंपल रेमेडीज बता रहा हूँ आपको। पहली चीज, आप शुक्रवार की शुक्रवार शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जाके आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा गुलाब का इत्र चढ़ाएं, 1 मीठे पान का शिव जी को भोग और 1 मीठे पान का भोग पार्वती जी के नाम का निकाल के रखें। साथ ही 1 गुलाब की माला शिव जी पर और 1 गुलाब की माला पार्वती जी पर चढ़ाना चालू कीजिए। ठीक है, इससे आपके शुक्र बैलेंस होंगे आपके वैवाहिक जीवन के लिए। ठीक है, वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग के मामले में। दूसरी चीज, शुक्र कारक लग्जरी, सौंदर्य और ब्यूटी के भी होते हैं। ठीक है, तो शुक्र को इस फेस में कवर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आप चंद्रमा और शुक्र दोनों को बैलेंस करना आवश्यक है। ठीक है, उसके लिए आप अपने नहाने के पानी में, बहुत सिंपल सा रेमेडी है, नहाने के पानी में आप शुक्रवार के दिन थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध 1 चम्मच मिलाकर फिर स्नान किया कीजिए। ये नियम बना लें, आपके शुक्र और चंद्रमा दोनों बैलेंस होंगे, आप इमोशनली भी रिकवरी करेंगे और साथ ही साथ आप अपने प्रेम प्रसंग वगैरह इन सब चीज़ों से भी बैलेंस्ड होंगे। तो कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं, कुछ कमेंट्स भी आते हैं। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में तो ये देखा जाता है कि जब किसी के बारे में हमने जानना हो तो उसकी जन्म तिथि, जन्म समय और कौन सा दिन है, जन्म का टाइम बेसिकली देखा जाता है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए 2 नवंबर 2012 में कोई पैदा हुआ 9 बजे, सेम उसी समय में लाखों लोग पैदा हो रहे होंगे, टाइम भी जिनका सेम होगा, डे भी सेम होगा और ईयर भी सेम होगा, तो उनका भाग्य फिर सबका सेम आता है क्या, या कोई डिफरेंस आता है इसमें? तो वैसे तो सेम ही होना चाहिए किस हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली चीज तो एक समय पर सब पैदा नहीं होते। अगर हम एक डेटा को देखें इंडिया के भी, हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो बिल्कुल इन डेप्थ अगर एस्ट्रोलॉजी के चले जाएंगे तो वेरिएशन यहाँ पे एक कवर होता है। पहला पॉइंट जी। दूसरी चीज ये है कि भाग्य केवल आपसे निर्मित नहीं है। जैसे कि आपकी पहचान केवल आपका इंडिविजुअल नेम नहीं है कि आप नितेश राजपूत, जो राजपूत नाम मिला वो किससे मिला है? फादर साहब से। उसमें आपके फादर का ही भाग्य इंक्लूड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि एग्जांपल, अंबानी जब पैदा हुए होंगे तब केवल अंबानी पैदा नहीं हुए, कई अंबानी के साथ पैदा हुए होंगे, 3-3 सेकंड के डिफरेंस में भी अगर हम देखें तो कई पैदा हुए होंगे। परंतु अंबानी के भाग्य में, और मैं ये भी बोलूंगा, जो अंबानी जी का ऑरा है वही उस टाइम पे पैदा हुए सभी व्यक्तियों का ऑरा होगा। जो एनर्जीज होंगी वो सेम होंगी, परंतु क्या है ना, पहली चीज आती है रिस्क टेकिंग। अंबानी जी ने रिस्क बड़ा लिया तो उनकी ग्रोथिंग बड़ी रही है ना। किसी ने कहते हैं टारगेट बनाया कि मेरे को आईएएस बनना है, तो शायद उस टाइम पे जो भाग्य की प्रबलता थी उसे आईएएस तक ले गई, परंतु आज आईएएस का लेवल और एक अंबानी जी के लेवल काफी डिफरेंस है। परंतु अगर हम सोचें तो आईएएस अपने आप को सुप्रीम मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोच डिपेंड करती है कि आपका टारगेट कितना बड़ा है। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जितना बड़ा टारगेट करेंगे उतना बड़ा गोल आपका अचीव होगा। तो ये सबसे मेन चीज है कि आपकी भाग्य में जैसे कि रेखाएं, तो रेखाएं यही है 20-25 कि आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, परंतु इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वहां पे एक डायरेक्शन देने वाला जरूरी है। डायरेक्शन कौन देता है? हमारे पिता देते हैं, मेंटर्स देते हैं। वो उसमें फिर इंक्लूड किसका आता है? पिता का। अगर उनके पिता के भाग्य में उनको लिखा था कि उनका बेटा राजयोग लाएगा उनके जीवन में, ठीक है, या फिर उनके भाग्य में लिखा था कि उनके पिता का राजयोग होगा, तो यहाँ पे दोनों की कुंडलियां मैच हुई, और जब दोनों की कुंडलियां मैच हुई तो पिता का भाग्य और बेटे का भाग्य जब मिला, या फिर पिता का भाग्य, माता का भाग्य, पिता का बेटे का भाग्य जब मिला, तब जो तीनों कंजंक्शन बना
वो उन्हें औरों से डिफरेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है केवल एक व्यक्ति के भाग्य से भाग्य नहीं बनता। एक व्यक्ति का भाग्य था कि मेरे को गाड़ी घोड़ा सब चीज़ संपन्नता थी, परंतु अगर आपके आगे जो संतान आने वाली उसके भाग्य में लिखा है कि मेरे पिताजी का राजयोग है, तो वो उसके भाग्य से आपका राजयोग आ रहा है। आपने देखा होगा कई लोगों के विवाह के बाद तरक्की होने लगती है, तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि भाग्य में जो आपकी कमियां हैं वो आपकी जो पार्टनर आ रही हैं वो आपकी फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो वो जो पार्टनर्स के प्लैनेट्स से जो बल मिलेगा उससे आपके बलवान हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि आपकी कुंडली में आपने जन्म लिया उसी समय पे आपकी कुंडली थोड़ी सा वीक थी, परंतु आपके पिता की कुंडली बहुत मजबूत थी, तो उनके जो प्लैनेट्स का कंजंक्शन के साथ जो एक मैनेज हुई है कुंडली, वो उन्हें भाग्यवान बना के चली गई। परंतु क्या पता दूसरा व्यक्ति ने वहीं जन्म लिया, उसके पिता का भाग्य डाउन था, तो क्या पता जो उतने लेवल की चीज थी परंतु पिता के भाग्य के डाउन होने के कारण वो उतना भी ना मिलते हुए बिल्कुल डाउन चलती चली गई। तो यहाँ पे चीजें डिफरेंशिएट होती हैं, ठीक है। वहीं पर परंतु यहाँ पर आप एक चीज मैं कह सकता हूँ, पामस्ट्री आपका टाइमिंग एक बार को गलत हो सकता है ना, क्योंकि पहले के ज़माने में नोट किया है ना, नोट करते में आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो गया, इंसान को नहीं पता, कई लोगों को अपनी डेट ऑफ टाइम नहीं पता। तो वहाँ पर आपकी पामस्ट्री बहुत हेल्प करती है, क्योंकि पामस्ट्री में इन तीनों ही चीज़ों को रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, ना बर्थ का टाइमिंग, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। पामस्ट्री में रिक्वायरमेंट है केवल और केवल आपके हाथ की, क्योंकि आपका भाग्य आपका ये है ब्लूप्रिंट, इसको पढ़ने वाला होना चाहिए आपको, ये आपको सबसे अलग बनाता है। और सबका भाग्य अलग अलग होता है, सबकी रेखाएं अलग अलग होती हैं, बस उनको पढ़ना आवश्यक है। और पढ़ने वाला एक होना, एक चेतन अवस्था वाला होना चाहिए और एक विशेषज्ञ होना चाहिए जो आपको सही गाइड कर सके। अगर किसी का हाथ ही नहीं है, चलो खैर ये तो एक अलग चीज होगी, मतलब ऐसा तो कभी किसी के साथ ना हो। कई बार होता है, मतलब या तो बाय बर्थ कुछ चीजें बदलाव आती है शरीर में, तो मान लो हाथ नहीं है, तो हम इस चीज को कैसे देख सकते हैं कि अगर उसका हाथ ही नहीं है तो हम पाम रीडिंग कैसे कर सकते हैं? हाँ, मतलब एक बहुत कॉमन कमेंट होता है कि किसी का हाथ नहीं है तो क्या उसका भाग्य नहीं। अरे भाई, हाथ एक जरिया है, हाथ एक जरिया ब्लूप्रिंट है। अगर ब्लूप्रिंट, अगर आप एक जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में एक इंडेक्स होता है, अगर इंडेक्स का पन्ना हम फाड़ दें तो क्या अंदर का डाटा चला जाएगा? क्या डाटा तो वही रहेगा ना, इंडेक्स तो केवल आपको गाइडेंस देने वाला था। क्या पता उस इंडेक्स की जगह आपका एक अलग से आपका कंप्यूटर में डाटा सेव हो। कंप्यूटर क्या हो गया हमारा? एस्ट्रोलॉजी। तो आप दूसरा जरिए से समझ लेंगे कि यार इसके इंडेक्स में क्या क्या है, मेरा वो वाला पन्ना तो फट चुका है। तो भाई भाग्य को जानने के कई जरिए हैं, कई दिशाएं हैं, और वो भाग्य नहीं बदल जाता। ये तो हाथ की एक संरचना है, शारीरिक संरचना है। क्या पता नहीं आया हाथ किसी की स्थिति में या फिर एक्सीडेंट में चला गया, उसका भाग्य नहीं चला गया कि वहीं पे गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। कोई स्विच थोड़ी जो बंद कर दिया है फिर ऑन कर दिया, है ना। तो बात ये है कि अगर हाथ नहीं है तो उस केस में आपकी कुंडली तो है, कुंडली नहीं है तो फेशियल एक्सप्रेशंस तो है, और फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट तो है। ऑकल्ट एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, उसके ये सब एलिमेंट्स सब पार्ट्स हैं, है ना। बिल्कुल। तो किसी और से आप जानेंगे। रास्ता कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मंजिल तो बनी है, मंजिल तो है। अब एक बड़ा हॉट टॉपिक है जो मुझे लगता है इस बारे में बात करना बड़ा जरूरी है, और ऑडियंस को भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस बात पर। शुरुआत करेंगे हम मांगलिक से, ठीक है। मांगलिक हमने बहुत सुना है, मूवीज में इसके बारे में बातें हुई है, कई मूवीज में इसे एक मिथ कहा गया है, और कई मूवीज में इसके लिए कुछ रेमेडीज बताई गई है, और बड़ी अलग अलग विचारधारा है मांगलिक होने की। मैं आपको मांगलिक में आगे जाने से पहले ये समझना चाहते हैं हम लोग कि मांगलिक है क्या। कोई इंसान अगर मांगलिक है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, क्या नहीं आते हैं, और फिर उसके बाद आगे जानेंगे हम कि शादियां जब होती है तो उसमें मांगलिक का कितना महत्व है। लेकिन उससे पहले आप मांगलिक बता दीजिए कि मांगलिक है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है ना, इंसान उसे प्रोनाउंस कैसे कर रहा है वो एक मैटर करता है ना, कि हमारे कान तक आते आते चीजें कैसी हो गई। राइट। मांगलिक एक अलग चीज है थोड़ा सा, तो इसे इंसान दोष कह देता है। मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक गुण है, ठीक है। और मांगलिक दोष के बारे में कई जगह वर्णन भी नहीं है ना, कई ग्रंथों में, परंतु मैं कहूँगा मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक गुण है। बस वो उसमें एनर्जीज आपकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आपके साथ कंपैटिबिलिटी मैच करना मुश्किल हो जाता है, तो इंसान कहता है ये दोष हो गया, ठीक है। जैसे कि पहली चीज समझे मांगलिक होते कौन है, और आप अपना हाथ देख के, कुंडली देख के कैसे जान सकते हैं, ठीक है। पहली चीज हाथ में देखें तो आपके, अगर ये मैंने कहा इनर मार्स पर अगर आपका क्रॉस का साइन बन रहा है ना, इनर मार्स पे प्रॉपरली फॉर्म्ड होता हुआ क्रॉस का साइन दिख रहा है आपको, या फिर स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य मांगलिक है, ठीक है। वहीं पे कुंडली में लग्न चार्ट ओपन करेंगे आप अपना, आप जैसे कि फ्री एस्ट्रोलॉजी एप्स होते हैं उन पे आप अपना डाटा डालें, लग्न चार्ट ओपन करेंगे तो पहले, दूसरे, 8वें
चौथे, 7वें और 12वें घर में अगर आपके मंगल विराजित हैं तो आप मांगलिक हैं। मतलब समझ रहे हैं, आपकी देश की 50% पॉपुलेशन मांगलिक है। ठीक है, मतलब 40 to 50%। तो ये दोष तो हो ही नहीं सकता, ये केवल गुण है। गुण क्यों है? ऐसी स्थिति में इंसान की एनर्जीज बढ़ जाती है। मंगल मैंने क्या किया, ऊर्जा का कारक है ना। मांगलिक जो लोग होते हैं उनमें एक एक्टिविटीज करने का गुण और थोड़ा सा एनर्जेटिक रहने का गुण रहेगा। ठीक है, डेस्परेट रहेंगे अपने मंजिल के लिए, है ना, अपने पार्टनर के लिए पजेसिव ज्यादा रह जाएंगे। जिसमें विवाह की बात आती है ना, कि विवाह मांगलिक की मांगलिक से क्यों करना चाहिए, उसको समझे कि क्योंकि जैसे बता गुण है तो मांगलिक के गुण क्या निकलते हैं। मांगलिक जो व्यक्ति होगा उसमें डेस्परेट होगा अपनी मंजिल के लिए, डेडिकेटेड होगा। किसी चीज की अगर ठान ली तो उसे चाहिए, उसके लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो चीज प्राइमरी ऑप्शन है। दूसरी चीज, अगर आपका पार्टनर है या फिर आपकी कोई भी चीज वस्तु विशेष भी है, अगर वो आपकी है तो वो आपकी ही रहेगी। ओवर पॉजेसिव हो जाएगा, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा कि मैं इसे बिल्कुल बांध के रख लूं अपने पास, मेरी चीज को कोई देखे भी ना। रिलेशनशिप में है तो मेरी बंधा या बंदी को कोई देखे भी ना, नजर भी नहीं डाले। प्राइवेसी में बिलीव करते हैं, प्राइवेसी, है ना। और ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं ऐसे लोग, है ना। पॉजेसिवनेस जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, इंसान इरिटेट होने लगता है। ठीक है, आप किसी को हम चाहे आप किसी से अगर रिलेशनशिप में है तो वो क्या चाहेगा, फ्रीडम चाहेगा। आप अगर मांगलिक हैं तो आप फ्रीडम नहीं दे पाएंगे। आप कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि मेरा बंदा किसी से ना बात करे, ना किसी से खुल के सामने आए, है ना किसी के साथ घूमने जाए फिरने जाए। तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी, उसका तो पर्सनल कोई कुछ रहा ही नहीं ना ओपिनियन, आप उस पर बिल्कुल दबाव से बनाने लगेंगे। परंतु आपका मत गलत नहीं है, आप क्या चाह रहे हैं कि मेरी चीज यार मेरी रहे, उसे डर है उसे खोने का, है ना। तो इसलिए ये दिक्कत आती है किसमें, मैरिज में। तो मैरिज चल नहीं पाते। दूसरा, इंसान क्या कहता था पहले के जमाने में कि विवाह के बाद मृत्यु हो जाती है अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी होती है। ये काफी सुना है कि अगर सुने ना, मांगलिक वाइफ हुई और तुम ठीक हुए तो तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है। जी, उसका एक रीजन ये है कि मांगलिक में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना। और पहले के जमाने में क्या है ना, इतना शिक्षित नहीं था इंसान। ठीक है, जब आप फिर उसकी ना जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाता इंसान। आपकी कह सकते हैं आपका डिजायर्स थोड़े में पूरे होगा, सामने वाले के नहीं होते। तो जब जबरदस्ती होती है तो उस स्थिति में वो मुकाम तक हो जाता है कि उसकी फिजिकली थोड़ा सा वो कह सकते हैं तनाव वाली स्थिति आ जाती है ना। फिजिकली इतना ज्यादा उस पर कष्ट हो जाता है कि वो मृत्यु तक की स्थिति है, जो नॉन मांगलिक होता है। इसलिए कहा जाता है मांगलिक की नॉन मांगलिक से बनती नहीं है, उसकी मृत्यु तक के योग बन जाते हैं, क्योंकि एनर्जीज मैच नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज, स्ट्रेस स्ट्रगल में भी आ जाता है कि जब आप ज्यादा दबाव कर रहे हैं, कंजर्वेटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, तो इंसान स्ट्रेस में आके कुछ गलत डिसीजन ले लेता है। तो कई कोई इसमें सुसाइड्स भी देखे गए हैं। ठीक है, तो ये स्थितियां बनती है मांगलिक, बल्कि ये गुण है। और एक चीज और, मांगलिक दोष 28 तक पीक पे रहता है, 28 के बाद मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, क्योंकि ये गुण तो वही रहेंगे परंतु इंसान समझने लगेगा, सामने वाले को भी जानने लगेगा, पहचानने लगेगा। तो मांगलिक दोष का सबसे बड़ा एक निवारण ये भी है, जो मांगलिक कपल्स हैं, है ना, मैं ये कहूँगा पूजा होती है उसकी बकायदा, घड़ी से पूजा घड़ी से शादी करवाई जाती है ना, पौधों से शादी करवाई जाती है, शुभ विवाह, कुछ ऐसा कुंभ विवाह, कुंभ विवाह टाइप का ये सब चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें करनी चाहिए, जो रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करें। परंतु 28 के बाद अगर आप शादी कर रहे हैं तो मांगलिक का दोष 50% तक घट जाता है ना। तो फिर उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। पर 28 से कम है तो आप प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली रेमेडीज के साथ शादी करें और साथ ही साथ सजेशंस के साथ शादी करें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी की चॉइस है, गर्लफ्रेंड है, बहुत समय से रिलेशनशिप में है और अब लास्ट पॉइंट पर, अभी उम्र हो गई है शादी की, लेकिन लास्ट पॉइंट पर यह सवाल आ जाता है कि लड़की तो मांगलिक है, लड़का बिल्कुल ठीक है, या उसमें मंगल का दोष नहीं है। तो इस परिस्थिति में आपकी तरफ से क्या सजेशन है? क्या रेमेडीज करके ठीक होना चाहिए, या पता लग रहा है कि इन फ्यूचर दिक्कत आएगी तो उनको अलग हो जाना चाहिए? नहीं, इसकी रेमेडीज होती हैं, काफी अच्छी रेमेडीज हैं। जैसे घड़े से विवाह करवाया जाता है, साथ ही साथ उज्जैन में महाकाल में मंगल देव का टेम्पल है ना, वो केंद्र भी है हमारे, जो कह सकते हैं पृथ्वी का केंद्र भी उसी को मंगल देव टेम्पल जो है, मंगलनाथ टेम्पल, उसे केंद्र भी माना जाता है। ठीक है, वहीं से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। वहां पे जाके आपका भात का प्रसाद चढ़ता है, भात का अभिषेक होता है। आप अगर मांगलिक हैं, आप वहां पे जाके ये उपाय करवाएं। दूसरी चीज, कोशिश ये करें कि 28 के बाद शादी करें। और तीसरी चीज, आप एक घट विवाह होता है, मतलब घड़ी से विवाह किया जाता है। ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं किसी भी जीव जंतु से विवाह करवाया जाता है, पेड़ से विवाह करवाया जाता है। वो कुछ रिचुअल्स और पूजा होती है, उन्हें करवाएं और फिर आप अपनी शादी को संपन्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो मतलब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और रेमेडीज से वही आप बात मैं समझता हूँ कि
डैमेज को शांत कम किया जा सकता है। बाकी आपकी मैच्योरिटी है, मैंने कहा ना 28 के बाद 50% क्यों नहीं रहता, क्योंकि मैच्योरिटी काफी आ जाती है। एक हमारे मांगलिक के बारे में बात कर दी मैंने, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और जैसे आपने कहा नहीं, ऊर्जा मांगलिक वालों में ज्यादा होती है, कुछ काम को करने की शक्ति ज्यादा होती है, और वे ऑफ थिंकिंग भी दूसरों से अलग होती है, थोड़ा अलग होती है, डेडिकेशन थोड़ा सा कह सकते हैं। ऐसे लोग जिद्दी भी हो जाते हैं। और मैंने देखा है कुछ बड़ा करने वाला व्यक्ति वही है जो जिद्दी भी रहा है ना, एक अलग सोचने की, अगर अड़ गए तो अड़ गए वाली कंडीशन है ना। काल सर्प दोष बहुत सुना इसके बारे में भी हमने, है ना। कोई मेरा दोस्त है, कई बार कहते, मैंने कहा है भाई यार काल सर्प दोष चला हुआ है, तो बस मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो है क्या एक्चुअली में काल सर्प दोष है क्या, और इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है? जी देखिए, पहली चीज तो कई ग्रंथों में काल सर्प दोष का कोई वर्णन ही नहीं है, अच्छा। है ना। ज्योतिष के भी कई ग्रंथ है, इसमें कोई किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया, पर कुछ ग्रंथों में बताया गया काल सर्प दोष केवल एक दशा है। दशा इन द सेंस, जब आपकी कुंडली में आपका लग्न चार्ट आप ओपन करेंगे तो लग्न चार्ट में आपकी अगर राहु के ही चपेट में सारे ग्रह आ रहे हैं ना, मतलब आधी तरफ ही आपका राहु बैठा है और वहीं पर सारे ग्रह मूव कर गए, है ना, सारे खानों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है प्रॉपरली, है ना। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि जब राहु की सभी ग्रहों पर दृष्टि पड़ रही है तो राहु क्या है, राहु की अगर संरचना देखेंगे तो उनकी जो छवि देखी गई वो सर्प के समान है, ठीक है। उन्हें सर्प के समान माना गया है। उनका जो कह सकते हैं एक मैच किया जाता है सर्प से किया जाता है। तो काल सर्प दोष वहां से बना जब राहु सभी ग्रहों पे दृष्टि डाल रहे होते हैं, ठीक है। एक तरफ सारे प्लैनेट्स आ जाएं और उन पे राहु की दृष्टि पड़े तो वो काल सर्प दोष है। इसे काल सर्प दोष हम ऐसे कह सकते हैं, परंतु उसका सीधा सा फंडा ये है कि वो राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप राहु के कुछ उपाय कीजिए, साथ ही साथ शिव जी की पूजा कीजिए, क्योंकि सर्प कहाँ है, शिव जी के कंठ में, ठीक है। मतलब सर्प को बांधने वाले कौन है, शिव जी हैं, जहाँ पे उनकी एनर्जी सब समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो वहां से आप शिव जी की पूजा आराधना कीजिए। इसलिए हम कहते हैं ना, नासिक में जाके त्र्यंबकेश्वर में आप पूजा करते हैं, उधर का जो कुंड है वहां पे स्नान कीजिए, तो काल सर्प दोष का निवारण होता है। ज्यादा किसी पूजा पाठ में मत पड़िए। मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप त्र्यंबकेश्वर जाएं, त्र्यंबकेश्वर में कुंड है, वहां पर आप स्नान करें, इससे आपकी ये दोष का निवारण होगा काफी हद तक। साथ ही साथ वहां नागर नागिन का जोड़ा चढ़ता है, ठीक है, वो नागिन का जोड़ा चढ़वा और त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करके आइए, ठीक है। इससे आपके काल सर्प दोष का निवारण होगा। जी 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 जी। अच्छा, और इसके अलावा एक पितृदोष बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। बहुत मैंने यूट्यूब देखी कि तुम्हें पितृदोष हो गया। पितृदोष से बड़ा कोई दोष नहीं है। अगर तुमको दोष हो गया तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुमको बचा नहीं सकती है। तो आपका क्या मत है इसमें, पितृदोष के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसे ना तो कुंडली में देखा जा सकता है, ना हस्तरेखा में, ना न्यूमरोलॉजी, किसी ऑकल्ट साइंस में नहीं देखा जा सकता। हिडन है। पितृदोष केवल लक्षणों से पता करते हैं, आपके घर की स्थिति के हिसाब से। पितृदोष मतलब ये है कि आपके पितृ कहीं ना कहीं, आपके बोले बिसरे जितने भी पितृ हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट चल रहे हैं, या फिर उनकी उन्हें प्रॉपर्ली एक रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा घर में। इस कारण वो दोष के रूप में अपनी प्रेजेंस को व्यक्त करने के लिए ऐसी हलचल करने लगते हैं घर में, जिसके कारण आप कहते हैं वो दोष लग गया। मतलब वो अपनी प्रेजेंस को बताना चाह रहे हैं, आप उनके लिए कुछ रेमेडीज करने लगे तो वो पितृदोष शांत हो सकता है, छोटी छोटी सिंपल रेमेडीज से, जो आगे बताऊंगा, ठीक है। पितृदोष के लक्षण क्या है? जब आपकी पितृदोष होता है तो ऐसी स्थिति में घर की वंशावृद्धि रुक जाती है। मतलब बच्चों की विवाह में विलंब होने लगता है, मांगलिक कार्यों में विलंब होने लगता है, बच्चों की वृद्धि नहीं हो पाती, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, ठीक है। दूसरा, पितृदोष जब होता है तो घर में कह सकते हैं गलत संगति, गलत आदत के योग बनने लगते हैं। मतलब आप नशे पत्ती की आदत में पड़ जाएंगे, जुआ जंगड़ की आदत में पड़ जाएंगे, मतलब गैम्बलिंग वगैरह के रास्ते को चुन लेंगे, ठीक है। साथ ही घर का व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार खत्म होने लगेगा। नौकरी में है तो नौकरी छूटने लगेंगी। बच्चे आगे सेटल नहीं हो पाएंगे। बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, परंतु ना बच्चों का सेटलमेंट हो रहा है कैरियर वाइज, ना विवाह हो रहा है वृद्धि वाइज, ठीक है, वंशावृद्धि के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो कहते हैं चौक हो जाना स्थिति है, ठीक है, वो होता है पितृदोष। साथ ही आपकी दवा दारू में पैसा बहुत ज्यादा है ना, घर में कोई ना कोई बीमारी है ना, इनमें से कोई ना कोई आप देखेंगे जिनके घर में पितृदोष लगा होगा, दो तीन ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पितृदोष के मैं कुछ सिंपल से रेमेडीज बताता हूँ, क्योंकि कई लोग बहुत बड़ी बड़ी पूजा यज्ञ बताते हैं, ठीक है। वो उनका मत ऐसा बता दीजिए ताकि मतलब लोग ना जी पच भी जाए लोगों को। और लोग, क्योंकि आजकल ना हर इंसान आलसी है जी। ये मैं नहीं कहूंगा कि अगर आलसी है तो तुम मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान आलसी है और उसको बड़ी रेमेडी, हाँ, जब तक के पैर पर चोट ना लगे तब तक बड़ा काम नहीं कर पाएगा ना। बिल्कुल। तो अब सबको पता है कि पितृदोष है, तो कुछ ऐसी रेमेडीज आपकी तरफ से, हाँ एंड में भी हम बहुत सारे रेमेडीज करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसी रेमेडीज पितृदोष के लिए ताकि वो कर पाए, उसे सरलता से उसे निवारण कर पाए। मैं ऐसे 3 सिंपल रेमेडीज बता रहा हूँ, आप कीजिए। आपके अगर 1 साल में ये ब्लॉकेज खुलना चालू ना हो जाए तो आप मुझसे बताइएगा, ठीक है। 3 सिंपल रेमेडीज क्या है? अगर ये सारे लक्षण देखने को मिले तो समझ जाइए पितृदोष घर में लगा हुआ है, ठीक है। अब इन लक्षणों को, इनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करें? पहला उपाय, अमावस्या।
हर महीने अमावस्या पड़ती है, नियम बना लें, अमावस्या के दिन आपको खीर बनानी है घर में। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के खीर बनाइए, आधा कटोरी खीर का भोग लीजिए और घर में तुलसी का पौधा होगा, तुलसी के पौधे में जाके आप वो खीर रखिए और घर के स्पष्ट रूप से ये कहिए कि हमारे घर के जितने भी पुरखे हैं, जितने भी हमारे घर के पूर्वज हैं, भूले बिसरे जितने भी हमारे एंटिटीज हैं, वो आए और उस भोग को ग्रहण करें और हमारे घर में सुख समृद्धि वृद्धि दें, वंशावृद्धि दें, तरक्की दें। ठीक है। और आधी कटोरी खीर का भोग निकालकर आप अपने घर के शिवलिंग पर भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर के जितने भूले बिसरे पितर हैं और जिन्हें मोक्ष नहीं मिल पा रहा, उन्हें मोक्ष प्रदान करें और घर में सुख समृद्धि वृद्धि दें, क्योंकि मोक्ष के प्रदान करने वाले देवता कौन है? शिव जी हैं। ठीक है। तो इसलिए उनकी पूजा इंसान करवाता है। ठीक है। तो ये पहली रेमेडी कीजिए। हर अमावस्या करना, नियम से करना है ना, क्योंकि कारण क्या है मैंने बताया ना, वो अपनी प्रेजेंस बताने के लिए करते हैं। आप उन लोग को भूलने लगते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। आप जब उनके नाम का अन्न निकालने लगेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये लोग मेरे को प्रेजेंस समझ रहे हैं मेरी। ठीक है। और मेरे लिए विचार कर रहे हैं, है ना, तो उससे वो प्रसन्न होकर आपके घर में वृद्धि देंगे। दूसरी चीज, आपको 11 के दिन मतलब एकादशी के दिन, हर महीने एकादशी पड़ती है, एक होती है कृष्ण पक्ष की, एक होती है शुक्ल पक्ष की। ठीक है। आपको अंधेरे पाक मतलब जो शुक्ल पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी में आपको एक चावल का दाना लेना है। ठीक है। दूसरी रेमेडी आपको क्या करना है, आपको 11 के दिन मतलब एकादशी के दिन, वो भी कब? कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आपको एक चावल का दाना लेना है। उस चावल के दाने को आप अपनी हथेली में दबाएं और जहाँ पे आपके घर में पीने के बर्तन रखे होते हैं, जैसे तमहड़ी, मटका, जो नॉर्मली घर की महिलाएं रखती हैं ना किचन वगैरह में, वहां पर जाएं और आंख बंद करके अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए 5 बार आपको नाम लेना है, स्वधा 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 स्वधा, और चावल का दाना वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है। सिंपल रेमेडी, इससे आपके घर के पितरों को मोक्ष मिलेगा और उनका जलपान होता रहेगा। ठीक है। तीसरी रेमेडी आपको करनी है, आपको एक नारियल का गोला लेना है। ठीक है। नारियल गोले के जो जटा वाला आता है ना नारियल नॉर्मली, है ना, उसका वाला जिसमें बाल वाला, जटा वाला। ठीक है। उस नारियल के गोले को लें, उसके ऊपर से जटा निकाल दीजिए। उसमें ऊपर जो 3 आईज होती हैं, है ना, आप देखेंगे ऊपर से फॉर्मेशन होता है 3 आईज का। 3 आईज होती हैं, उनमें आप होल कर लें। ठीक है। उसमें आप आटे की पंजीरी बना लें। ठीक है। जिसमें आटा और शक्कर को मिलाकर घी से आप भूनकर पंजीरी बना लेते हैं और उस पंजीरी को उधर से वो आटे के वो नारियल में भर दीजिए। ठीक है। और इस नारियल को आप 11 के दिन एकादशी के दिन जाके, कब? कृष्ण पक्षी एकादशी के दिन जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिएगा। ठीक है। जैसे जैसे चींटियां उसमें से आटा खाती जाएंगी, वैसे वैसे आपको पितृ को मोक्ष मिलता जाएगा। ठीक है। इससे आपको पितृदोष शांत हो जाएगा। इससे आपको निरंतर रूप से करना है, क्योंकि पितृदोष ऐसा दोष है जो एक दिन में करने से या एक दिन हवन करने से कुछ नहीं होगा। आप किसी को अगर अन्न दे रहे हो तो निरंतर रूप से दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कितना खिला दोगे, है ना, एक दिन हवन करवा के पूरा खिला दो, उससे क्या होना है ना। तो दोष से मुक्ति के लिए आप नियमित रूप से उनके कीजिए, धीरे धीरे शांति मिलेगी, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ये एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है कि आपने भी कभी सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना कि यार तुम्हारे हाथ में तो बहुत पैसा है या तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है, ये मैंने बड़ी चीज़ें सुनी हुई है। तो अब ये मैं ऑडियंस के लिए एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ कि अपना ऑडियंस अपना ही हाथ देखकर कैसे बता सकती है कि मेरे हाथ में पैसा है या मेरे हाथ में नहीं है, या तो कितने समय में आएगा। पैसे का मतलब ये नहीं है, पैसे का मतलब ये कि हर वो सुख सुविधा पैसे के साथ जो आपके उसमें आती है, वेल्थ। राइट। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को। देखिए, पामिस्ट्री में आपने देखा हो कई लोग हाथ देख के बोलते हैं तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है ना। तो मैं वो जनरल पॉइंट्स बताऊंगा जो सामान्य लोग करते हैं और उसे कैसा, उसके एक्चुअलिटी और फैक्ट्स क्या है उसके वो समझिए। जैसे कि आप अपने हाथ खोलेंगे तो हाथ में आप ये देखेंगे ना, मध्य में एक ये मनी ट्रायंगल बना हुआ होता है। ठीक है। और इसे देखकर इंसान बोल देते हैं कि आपके हाथ में बहुत पैसा रहने वाला, तुम पैसे से क्यों परेशान हो। तो अगर आपके भी हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है फिर भी आप परेशान हैं तो उसको समझें, उसका रीज़न क्या है। पैसे के होने के मैं आपको जो कहता है ना राजयोग साइंस, ऐसे में 5 राजयोग के साइन बता रहा हूँ, उसे आप हाथ में है तो आप समझ जाइएगा बिल्कुल एक स्मूथ लाइफ जाने वाली, कैरियर में ग्रोथिंग वृद्धि अच्छी है। परंतु उसमें तो कुछ साइन नहीं है, तो उसका क्या मतलब है और कब पैसा आएगा उसको समझिए। देखिए, राजयोग की बात करें तो राजयोग के लिए 5 साइन होना विशेष है। पहला साइन आपकी सूर्य रेखा प्रबल होना। ठीक है। दूसरा साइन आपके जी हाथ के मध्य में, जिसे हम कहते हैं राहु क्षेत्र, जिसे हम धन कुबेर क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें आपका मनी ट्रायंगल प्रॉपर्ली बनना। मनी ट्रायंगल बनता कैसे? ये आपकी भाग्य रेखा, हृदय रेखा और हृदय रेखा को कट करती है विजिलेंस लाइन, जबकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती है, तो इसे कहते हैं मनी ट्रायंगल। दूसरा साइन। तीसरा साइन है आपका थंब। देखें, थंब पर यदि आपके यहाँ पर एक आई का सिंबल बन रहा है, यह वो साइन भी जिसे हम कहते हैं
ये आई का सिंबल अगर प्रॉपरली फॉर्म्ड है तो ये आपके हाथ में पैसे के फ्लो को बताता है ना, कि आपके हाथ में पैसा कंसिस्टेंट बना रहेगा, आपके हाथ में कभी पैसे की कमी नहीं देखी जाएगी। परंतु यदि ये आई का सिंबल आपका ओपन है ना, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कह सकते हैं अनसर्टेनिटी है। कभी आप पे कहो तो लाखों रुपए हो, कभी आप जीरो बैंक बैलेंस पे आ जाए, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाए, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी देता है ये यव का साइन। तो तीसरा ये साइन होना अति विशेष आवश्यक है राजयोग के लिए, ठीक है। चौथा साइन है आपकी लाइफ लाइन। ये होती है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के नीचे एक यव का साइन बनना, मतलब आंख की आकृति के लिए फिश का सिंबल। आपने देखा हो ना, जीवन रेखा के नीचे जाके एक बड़ी सी मछली बन रही है। ये मछली जिस टाइम पे डेवलप हो जाती है उस टाइम पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद आपको जद्दोजहद नहीं करनी, बेसिक नीड्स आवश्यकता जरूरतों के लिए, घर की जिम्मेदारियों के लिए। तो ये चौथा साइन स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। और पांचवा साइन आपके जीवन, आपके फर्स्ट फिंगर के नीचे, इंडेक्स फिंगर के नीचे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होना, जहां पे पैसा जुड़ेगा एसेट्स के रूप में, ठीक है। क्योंकि धन तो एक लिक्विड है और एक स्टेबल अमाउंट है। स्टेबल क्या है आपका, जो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह होगा। लिक्विड क्या है आपका, बैंक बैलेंस, ठीक है। तो दो तरह का अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब पांचों को समझिए। ये जो हाथ के मध्य का मनी ट्रायंगल है, जिसे सामान्य रूप से इंसान कहते हैं बहुत धन रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जो मनी ट्रायंगल ये आपकी वेल्थ बताता है। वेल्थ वो चीज होती है जो कि आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ट्रांसफर करके जाएंगे, मतलब बच्चों के लिए घर, मकान, गाड़ी, ये सब चीज छोड़ कर जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है ना कि उन सब चीजों से आपने भी उठाया, आपने तो अपना पूरा संघर्ष में निकाला और 40-50 तक आके स्टेबल हुए, धीरे धीरे चीजें बनाना चालू करी, है ना। हम देखो कई लोग रिटायर होकर अपना मकान बना लेते हैं, छोटी सी गाड़ी बना लेते हैं, तो उसका सुख कौन भोगेगा, बच्चे भोगेंगे। तो वो आपकी वेल्थ के बारे में बताते हैं कि जीवन में हाँ ऐसा मुकाम देखेंगे जिसमें आप घर, मकान, गाड़ी, सबसे संपन्नता आपको मिलेगी, ठीक है। पर वो कब होगी वो डिफाइन नहीं होता। वहीं पर आपकी अगर यव का साइन बन रहा है तो यव का साइन इस चीज के बारे में बताता है आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, पैसे की स्थिरता बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी, पैसा आपके हाथ में आता रहेगा, है ना। कभी आना रुकेगा नहीं, किसी भी दुनिया किसी भी कोने में चले जाएगा, पैसा आना रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा आपके पास, ठीक है। ये जो स्क्वायर का फॉर्मेशन है ये इस चीज के बारे में बताता है आप पैसा जोड़ेंगे किस रूप में। आपके स्क्वायर का फॉर्मेशन फर्स्ट फिंगर के नीचे बन रहा है तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज के स्वामी बनेंगे, एक से अधिक संपत्ति के स्वामी बनेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो यव का साइन है, जैसे कि मैंने बताया नीचे फिश का सिंबल, ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, मनी की स्टेबिलिटी। कि जिस पीरियड में ये फिश का सिंबल बनना प्रारंभ हो जाता है, मतलब ये आपकी मान के चलिए यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। तो ये पीरियड होगा आपका अराउंड 37-38 का पीरियड। यहाँ से अगर चालू होकर नीचे की ओर बढ़ा, जहां से लेके जहां तक ही डेवलप रहेगी फिश, वहां तक आपकी लाइफ में आप सिक्योर पीरियड आ गया। इस पीरियड में जो कहते हैं ना एक जैसी जिंदगी चल रही है ना, कंसिस्टेंट हो जाती है, ना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ना ज्यादा नीचे जा रहे हैं, रिस्क फ्री, है ना। तो वो पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ सूर्य पर देखा तो ये नेम फेम पॉपुलैरिटी के देखिए, राजयोग के लिए राजा बनना भी तो जरूरी है, और राजा कौन बनाता है, सूर्य। तो ये 5 राजयोग के साइन है जिसमें अलग अलग तरीके से समझा किस तरह से कौन से साइन से कैसा धन आता है ना, एक कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बहुत डीप है और मुझे लगता है कि सभी ज्ञानों से जरूरी आजकल सबसे ज्यादा जरूरी हुआ आत्मज्ञान है, बिल्कुल, है ना। हर इंसान को अपने बारे में जानना चाहिए। बाकी चीजें तो चलिए होती रहती है, लेकिन अपने बारे में रिसर्च करना, अपने फ्यूचर के बारे में जानना और खुद के बारे में ज्ञान जानना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें आपका पाम, एस्ट्रो, ये सभी चीजें आपकी बड़ी मदद कर सकती है, क्योंकि ये मतलब मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि हम लोग भारत में हैं। बिल्कुल। और भारत में हम इतने करीबी से हम चीज़ों को देखते हैं। अब जो बाहर के देश के हैं वहाँ पर उतनी सारी चीज़ें नहीं होती, और वो इतना शौक भी हो जाते हैं कि कैसे हम लोग इतना भविष्य प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। और बाहर के लोगों पर हमारे यहाँ का जो ज्ञान है ना, ये सबकी उत्पत्ति हमारे यहाँ से हुई है, चाहे वो ज्योतिष हो, पामिस्ट्री हो, है ना, न्यूमरोलॉजी हो। न्यूमरोलॉजी हम कहेंगे कि वेस्टर्न कंट्री से, मतलब बाहर की कंट्री से आया हुआ है। परंतु उसमें भी अब जो हमारे जो प्लैनेट्स जुड़ गए हैं ना, तो इनका जो लॉजिक क्रिएट हुआ है वो बड़ा अच्छा हुआ है ना। तो वो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी हो गया वो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अब अपना ही पार्ट हो गया है। बाहर क्या चल रहा है, अपने यहाँ जो है वो प्लैनेट्स पोजीशन पे चल रहा है, और बाहर चल रही है एल्गोरिथम। न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी रिसर्च बेस्ड एक साइंस है ना, जिसमें एक जैसे कि एक सेम तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति उनने 100 लिए, 100 की उनने गुणों को लिख लिया है ना, और उन गुणों को जब अप्लाई किया तो वो औरों पर भी सेम अप्लाई हुआ, तो वो रिसर्च बेस्ड साइंस है, ठीक है। परंतु जो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जिसके जनक हम ही लोग हैं, मतलब हमारी देश से उत्पत्ति हुई है, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, है ना, गुरु हैं, उन्होंने जो करी है वो एक साइंस ऑफ प्रेडिक्शंस को, प्लैनेटरी पोजीशंस को समझ के किया है ना, कि इस दशा में इस नक्षत्र में कोई जन्म लिया तो उसका ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो वो उनने वहां से सीखा है। ये जो है रिसर्च बेस्ड है। एक मेरा
सवाल है आपसे, जैसा मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहा है और जो जो इस फील्ड के बारे में जानते हैं या इंटरेस्टेड है, तो हम हाथ में कैसे ये देख सकते हैं कि हमारे हाथ में स्पिरिचुअलिटी की कोई रेखा या कुछ चीज़ें बनी हुई है जिस वजह से हमारे इसमें झुकाव बना है? चलिए ठीक है, मैं इसे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। और अभी मैंने आपका हाथ कोई देखा नहीं है, वो हम बाद में आपका आफ्टर शूट करने वाले, आफ्टर शूट देखिए। यस, तो मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव रखेगा, है ना, या फिर उसे ये पूजा पाठ दान धर्म में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं ना, वो उनके बनने के लिए कुछ तो ऐसा स्पेशल चीज होनी चाहिए ना, जो कि उन्हें एस्ट्रोलॉजर बना रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर मतलब आपको कुछ आत्मज्ञान भी हो रहा है, इंट्यूशंस भी आ रही हैं, वो कॉम्बिनेशन है। ये ज्ञान होना या फिर केवल नक्षत्र देखना, वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। परंतु साथ साथ में जो इंट्यूशंस आ रही हैं, आभास हो रहा है ना कि इस टाइम पे ये चीज बोलना है, तो वो आपका आत्मज्ञान और इंट्यूशंस है। ये पूजा पाठ मेडिटेशन के द्वारा मिलता है ना, ईश्वर की या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी कृपा से मिलता है। तो उसके क्या साइन होते हैं आप सभी देख सकते हो। मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा, मैं बिना देखे आपसे बोल रहा हूँ, आप अपने कैमरा में दिखाएं लाइव, ठीक है। आप अपना राइट हैंड ओपन कीजिए, सीधा हाथ। आप जानते हैं आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं आजकल, है ना, धीरे धीरे पूरा झुकाव जाता है रहा। आप या फिर जो भी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहा है, वो अपने हाथ में राइट हैंड ओपन करें और फर्स्ट फिंगर के नीचे आप अगर देखेंगे, आपकी इस प्रकार से हाफ मून बनाती हुई ये लाइंस जा रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से हाफ मून बनाती हुई ये लाइंस जा रही हैं। आप भी ऑडियंस को दिखाएं कि आपके हाथ में है 2 लाइंस है, 2 है ना, तो ये नाम कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन्स। ये जब रिंग ऑफ सोलोमन्स बनती है, तो ऐसी स्थिति में इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। पूजा पाठ दान धर्म इन सब चीजों से बहुत ज्यादा झुकाव लेता जाता है, कनेक्टेड होता जाता है। अब इसमें एक साइन और अपग्रेड कैसे होता है कि जिसमें हम आत्मज्ञान और पूर्वाभास करने लगे, किसी भी चीज किसी भी घटना के होने का पहले से एक अंदेशा करने लगे, ठीक है। तो अगर आप करते होंगे तो आपके हाथ में साइन होगा उसका, और नहीं कर पाते होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में अगर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक फिश बनती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आप सामान्य रूप से अगर मेरे हाथ में देखेंगे, तो आपको ये रिंग ऑफ सोलोमन भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ ये फिश का फॉर्मेशन भी प्रॉपर्ली फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब ये 2 साइंस बनते हैं, तो आप 50% तक 60% तक इंसान को ठोक कर कह सकते हैं श्योरिटी से कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको पूरा आभास बहुत होगा, अनुमान बहुत अच्छे लगाएंगे, ठीक है। उसी में ज्योतिष के लिए अगर बात की जाए, तो क्रॉस का साइन हो जाएगा, तो नॉलेजेबल कंडीशन बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो केवल पूर्व आभास और अनुमान पे नहीं, साथ साथ में नॉलेज की उत्पत्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ स्पेशली आपकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन पे मैंने कई ज्योतिषों के हाथ में देखा है जो बहुत ज्यादा इन डेप्थ गए हैं ना नॉलेज के मामले में, उनकी माइंड लाइन पे आगे जाके कहीं ना कहीं फिश का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जब ये 4 संयोग बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आप अगर ज्योतिष फील्ड में जाते हैं, है ना, तो बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, बहुत करियर में अच्छी ग्रोथिंग कर सकते हैं। और साथ साथ मतलब करियर ग्रोथ धन वाइज नहीं, नॉलेज वाइज की लोगों की हेल्प कर सके। यहाँ बड़ी लंबी फिश बनी हुई है ऊपर, आपने ये देखिए, तो ये फिश बनती है, डेकोरेशन बिल्कुल 100% सही तो है। ये आपकी इस चीज के बारे में बताते फिश बनी, मतलब मैं थोड़ा सा स्टडी करूं ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष के बारे में स्टडी करेंगे, मेडिटेशन चालू कर देंगे प्रॉपर्ली, ईश्वर को समझना, वाइब्स मैच करना चालू कर देंगे, है ना, इन डेप्थ जाएंगे, तो आप बहुत हद तक मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे स्पिरिचुअली कनेक्टर हो सकते हैं। लोगों को एक गाइड कर देना, वो कहते हैं ना कि आपने, और जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर, कई लोग कहते हैं मेरी लेफ्ट आई या फिर राइट आई ब्लिंक हो रही है अच्छे या बुरा होने के समय, ठीक है, मेरे को सपने या फिर अंदेशे हो रहे हैं, है ना, या फिर आपसे किसी ने कही कि चलो मैं ये काम कराता हूँ, आप एकदम सडनली मुंह से निकले यार मत करो यार, मेरे को सही नहीं लग रहा, तो वो चीज होगी घटना, क्योंकि ये आपको पूर्वाभास हो रहा है। हाई इंट्यूशंस। यस। हमारी वीडियोस में बहुत सारे तांत्रिक भी आते हैं, ज्योतिष आते हैं, साधक आते हैं, ऑल ओवर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सभी लोग आते हैं। तो कई बार घोस्ट की बातें भी होती है, किसी ने घोस्ट देख लिया, स्टोरीज बहुत सारी सबने सुन ली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लो किसी के ऊपर कोई एंटिटी हावी है, कोई भूत है, प्रेत है, या किसी भी तरीके की एंटिटी उसको दिख भी रही है, तो भी उसके लिए नुकसानदायक है ना ये चीज। बिल्कुल। तो इलाज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्टोरी अब मैं नहीं जानूंगा आज आपसे, वो कभी और देखेंगे, क्योंकि स्टोरीज बहुत सुन चुके हैं हम लोग। तो किसी के पास अगर किसी को बाधा है ये, तो वो कैसे इसको सेल्फ किसी के बाबा के पास कर सकते हैं? किसी के बाबा के पास जाने से या किसी तांत्रिक साधक के पास ना जाकर वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करे बुरी शक्तियों से? बिल्कुल,
देखिए मैं खुद ये चीज़ देख रहा हूँ, आजकल ये नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बात करी, और इनके चक्कर में पड़कर कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि हाँ कई कहते अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, है ना, और वही लोग कहीं ना कहीं ये पूरी फील्ड को बदनाम करते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप सामान्य से कुछ मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ, आप पहले उन्हें कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप पे ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो आप पहले से सामान्य से मैं उपाय बता रहा हूँ, उन्हें आप फॉर्म कीजिए घर में। आपको 50 to 60% अगर होगा तो शांति मिल जाएगी। कोई बड़ी एनर्जी है और छोटी मोटी होगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। नज़र दोष या फिर किसी प्रकार का कोई आप पे गलत चीज़ करी है, वशीकरण किया कराया करवाया, तो उसमें आपको मैं कह रहा हूँ 90% तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। बाकी आपकी स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी से आपको शांति मिल जाने वाली है, ठीक है। क्या है सिंपल से मैं 2 से 3 रेमेडीज बता रहा हूँ, वो कीजिए। पहली चीज़, अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है ना, ऐसी चीज़ें होने का कि मेरे पास कुछ ऐसा घटित हुआ है या फिर मेरे साथ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें प्रभाव कब करती हैं, जब आपके ग्रह बल को डाउन चल रहे होते हैं, या फिर जैसे कि शनि गुरु ये सब साथ में डाउन हो जाए, अंतरदशा में आ जाए, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, ठीक है। तो जब ग्रह प्लैनेट्स वीक होंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव एनर्जीज हम पे हावी होने का प्रभाव कोशिश करती हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा रेमेडी बता रहा हूँ, आप करें। आपको एक काला कपड़ा लेना है, ठीक है। एक काला कपड़ा लीजिए, एक नारियल का गोला लीजिए, जो मेवा में यूज करते हैं ना, सूखा नारियल जैसे हम कहते हैं, एक नारियल का गोला लीजिए, उसे आप काला रंग कर लीजिए, ठीक है। ब्लैक कलर से उसे कलर कर लेना है। उस पर आपको व्हाइट चौक से आंख कान नाक मुंह बनाना है, ठीक है। जैसे एक छोटी सी एक नॉर्मल संरचना कर लेते हैं, आंख कान नाक मुंह बनाए, ठीक है। उसे आप उस काले कपड़े पे रखें। एक मुट्ठी आपको काली उड़द की दाल लेनी है, ठीक है। एक मुट्ठी काली उड़द की दाल लें। एक मुट्ठी आपको सिक्के लेने हैं बिना काउंट किए, मतलब ऐसे रैंडमली उठा दिए। हाँ रैंडम, 1 के 2 के 5 के 10 के 20 के कितने भी हो सकते हैं, पर रैंडमली आपको पिक करने, और अपने हाथ से जिसके साथ ये दिक्कत चल रही है उसे रैंडमली पिक करके उस पोटली में रखना है। 7 कील रखनी है, बड़ी वाली आपने देखी होगी, बताशी वाली कील कहते हैं, जिसमें चाबी नहीं बनी होती, बताशी वाली कील होती, लंबी सी बड़ी, है ना। 7 कीलें रखनी है, ठीक है। उस पोटली को बंद करके आप, और साथ ही आपको एक मुट्ठी बताशे रखने हैं, जो मिठास के लिए बताशे जो होते हैं सफेद, उन्हें आप रखें, ठीक है। इस पोटली को आप बंद करके इसमें आप उसको 7 गठाने लगाएं, ठीक है। जो उसके साथ ये दिक्कत चल रही है ना, वही ये सब चीजें करें, है ना। और आपको गुरुवार के दिन दोपहर के करेक्ट 12 बजे उस पोटली को, जिस व्यक्ति की ये दिक्कत चल रही है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर, है ना, सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में जाके प्रभावित कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही कई लोग कहते हैं कि अब टाइम नहीं टाइम एक्यूरेसी कैसे हो, तो आप 12 बजे ये करके रख लीजिए, और सेम डे कोशिश कीजिए कि आसपास अगर 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर भी हो, तो आप इतना कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि परेशान है आप, है ना। तो प्रयास भी आप ही करने पड़ेंगे। जाएं और बहते हुए पानी में, नदी हो, है ना, जो कि चलायमान जल हो, वहां पर जाके आप प्रभावित कर दीजिए। एक मेरा सर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है। मेरा एक फ्रेंड है, इंग्लैंड से है जी, तो वो मुझे बताता है कि जैसे कई बार मैंने उसको रेमेडीज बताई पूछ कर कि कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नदी में फेंकना पॉसिबल ही नहीं है उधर, मतलब कुछ चीज़ फेंक ही नहीं सकते। क्या कुछ अल्टरनेट हो सकता है इसका, कि अगर नदी में, क्योंकि प्रायोरिटी तो आपने कहा, अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर भी अगर कोई नदी किसी कहीं ना मिल सके, जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में हम हैं, यहाँ पर भी आसपास नदी नहीं मिलेगी, और कई बार इंसान भी लाचार हो जाता है कि यार अब तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर या नदी है, तो क्या कुछ इसका अल्टरनेट है जिससे, हाँ इतना तो मुझे पता है कि थोड़ा तो उसको भी देखना ही पड़ेगा। यस, इसका कुछ है अल्टरनेट? देखिए अल्टरनेट फिर मैं ये कहूँगा, प्रायोरिटी तो आपको बहते हुए पानी ही देना है, प्रायोरिटी, ठीक है, जिससे आपकी वो बह के चली जाए, ठीक है। अगर वो स्टेबल है तो वो कहीं ना कहीं वहीं ठहर जाएगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी इस चीज में आपको बहता हुआ पानी ही देना है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। बहता हुआ पानी ही रखना है, ठीक है। पर ये कि इसके अलावा कुछ हम रेमेडीज कर सकते हैं, जिसमें हम दूसरी और तीसरी रेमेडी की बात करेंगे। अगर ऐसी स्थिति चल रही है तो आप नित्य रूप से चाहे 5 चौपाई आप रामायण की घर में पढ़ना चालू कीजिए, पर 5 चौपाई आपको रामायण की पढ़ना चालू कर देना है, ठीक है। आप कंटिन्यू नहीं पढ़ पा रहे, 5 चौपाई पढ़ें डेली नित्य रूप से, ठीक है। घर में रामायण का पाठ करना चालू कीजिए। दूसरी चीज, हर शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ करना चालू कीजिए, ठीक है। जिसको ये दिक्कत है वो कर पाए तो सबसे बेस्ट चीज है, नहीं कर पाए तो घर में उसके होने की प्रेजेंस के दौरान वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, आपको जो सेंधा नमक आता है ना, सेंधा नमक, है ना, उससे आपको घर में पोंछा लगवाना है, उसका छिड़काव करके उससे घर में पोंछा लगवाएं हर हफ्ते, ठीक है। ये नॉर्मल आप 3 से 4 रेमेडीज कीजिए,
आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से दूर जाएंगी, ठीक है। अब बहुत गंदा ही साया हो गया है, कुछ हो गया, तो उस स्थिति में आप बालाजी धाम जाएं, बालाजी की अर्जी लगाएं, बालाजी पे जाके दर्शन करके आए, जो कि या तो सालासर चले जाएं, है ना, सालासर बालाजी हमारे राजस्थान में है, तो वहां जाएं, वहां पर अर्जी लगाएं, उनकी शरण में जाएं। मैं नहीं कहूँगा किसी अलग तरह की स्पिरिचुअल रास्ते पे मूव करें, ठीक है, जो कि नेगेटिव भी होता है कई बार। उनसे बचने की उनकी अपेक्षा आप सालासर धाम बालाजी के दर्शन करने जाओ, बाकी ये रेमेडीज कीजिए, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 100%। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, क्लियर भी कर दिया लोगों को। मुझे लगता है कि समय को भी देखते हुए और जिस तरीके से आपने आसान तरीके से समझाया, मुझे लगता है, क्योंकि ऑडियंस बहुत परेशान है, मैं देखता हूँ कमेंट्स में ना, बहुत परेशान है, और एक्चुअली हर कोई इंसान परेशान है। तो जब कोई स्वास्थ्य का डॉक्टरी इलाज भी कर लेता है, हर तरीके से इलाज कर लेता है, तो हार कर वो फिर कुछ सोचता है कि यार कुछ शायद स्पिरिचुअल तरीके से अगर हो जाए तो उसकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल, और एस्ट्रोलॉजी का फर्ज भी यही है, मतलब एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका कर्तव्य और बताने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य पहली चीज तो नेगेटिव ना जाए, है ना। जी जी जी। आप अपनी उसके भाग्य की प्रस्तुति किस प्रकार से करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना, क्योंकि उस जगह पे आप गुरु हैं, गुरु नेगेटिव नहीं करता इंसान को, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चक्र है, ये एक साइकिल है ना, जिसमें साइकिल में क्या है, होल्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा 7.5, ठीक है, ढैया, सबसे ज्यादा इंसान परेशान इन्हीं 2 पीरियड्स में होता है ना, 7.5 ढैया। ये जीवन में आने हैं और सबके साथ आने हैं, आप उस चीज से नहीं बच सकते कैसे भी, ठीक है। अब अंतर कितना है कि आपको वो आ किस फेज पे रहे हैं, आपकी साइकिल कहाँ पे चालू हुई है। जैसे कि आपने यहाँ से चालू हुई है साइकिल, ठीक है, और आपका शुरुआती होल बन गया यहाँ पर, जो कि 7.5 का था, आगे बन गया ढैया का होल, ठीक है। आपने शुरुआती अभी जर्नी चालू करी है और 20-22 की उम्र पे आके आप पहले आपने बोला कम उम्र में भी वो गड्ढे में प्रवेश कर दिया, ठीक है। तो वो जो गड्ढे में आपने 7.5 या ढैया फिर किसी भी अंतरदशा महादशा के में प्रवेश किया, तो वो आपके लिए मैं कहूँगा अच्छा भी है, क्योंकि आपने जीवन के उस दौर में प्रवेश करके उस चीज़ का अनुभव कर लिया, उस चीज़ से बाहर निकल आए। क्योंकि ये 7.5 कभी भी इंसान को नेगेटिव फेस में ले जाने के लिए नहीं आती, वो उसे सिखाने के लिए आती है, ठीक है, अपनों की पहचान करवाने के लिए आती है, सही करियर के चुनाव के लिए आती है, और आपको विल पावर देने आती है, ठीक है। अब वो चीज़ आप अगर शुरुआत में फेस कर लेंगे तो देखिए उस समय पे अगर आपने अपने जैसे कि 23 की उम्र में आ गए, 23 से आपका 30 तक में चले, तो 2.5 साल के फेस है, और वो शुरुआत में ज़्यादा टफ टाइम रहता है। बीच में आपका जो टफ टाइम रहेगा, जो शुरुआत के 2.5 साल में आपने सीखा है ना, अपनों से भी दूर करवा देगा, है ना, अच्छे बुरे की पहचान करवा देगा, और वो को अकेला खड़ा कर देगा। अकेले फिर 2.5 साल वो आपको सर्वाइव करना उसका पीरियड रहेगा, और आखिरी के जो 2.5 साल होते हैं 7.5 के, वो आपको देकर जाते हैं निश्चित ही, ठीक है। तो आपका अगर कम उम्र में कर लिया तो उस टाइम पे जिम्मेदारियां कम रहेंगी, बच्चों का, फैमिली का प्रेशर नहीं रहेगा, तो रिस्क टेकिंग करने का अच्छा पीरियड भी रहता है, ठीक है। तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अब यही पीरियड अगर अब साइकिल है, आपकी यहाँ से चालू हो गई थी, परंतु मेरी यहाँ से हुई है, तो मैंने कहाँ पे जाके फेस करी, जब अपने पीक पे था मैं 40 की उम्र पे, ठीक है। तो मैं एक इस चीज का बताने का कारण मेरा यही था कि एस्ट्रोलॉजी का इसमें क्या सहयोग है, आपको सही गाइड करेगी वो, ठीक है। कि देखिए जीवन में घटनाएं घटित होनी ही है, उसे आप नहीं बदल सकते। अच्छा समय बुरा समय सबका आना है, उस चीज को आप नहीं बदल सकते। आप नहीं कह सकते मैं हमेशा खुश ही रहूं, नहीं तो खुश ज्यादा रहेंगे तो जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक खुश की प्राप्ति भी नहीं होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दुख का अनुभव ही हमें अगले खुशी की प्राप्ति का एक जोन क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना आवश्यक हो। ये पता करने में हमें सहायता कौन करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। कि अभी आप ज्यादा अगर हवा में जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के चलें। आगे के लिए जब आपका टफ पीरियड आएगा तो उसमें आपको ये समय आपके लिए खराब जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा पैसा जोड़ के चलना, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, जॉब जा सकती है। तो उस पीरियड में आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो पुराने जो पूंजी आपने जोड़ के रखी है वो आपको सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस हो गया। हमें पता रहे कि यार जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 2 साल बाद आपको थोड़ा टाइम खराब आना है, और आप आज गाड़ी लेने का प्लानिंग करें तो आप क्या कहेंगे, या 5 साल की किस्त बनेगी, मैं 2 साल तो दे लूंगा पर 3 साल में मेरे को दिक्कत आएगी, है ना। तो मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करूँ या तो 2 साल में केस क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सोचेंगे, चाहे उसमें थोड़ा छोटा सोचना पड़े, या फिर आप ये सोचेंगे कि यार अभी का मैं पैसा बचा के आगे 3 साल जब मेरे सर्वाइवल फेस आएगा उसमें मैं निकालने का समय निकालने जिससे डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। तो ये एक हमें गाइडेंस का काम करती है एस्ट्रोलॉजी। बहुत बड़ी गाइडेंस है, अगर इतना पता लग जाए तो इंसान की जिंदगी संवर जाए। जैसे कि कई बार इनसे मैंने कहा ना, जैसे मैं शुरुआत में एक बात कही थी, वो जो हमारे ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर, लास्ट पीरियड में हुआ था। एस्ट्रोलॉजी हमारी हेल्प करती है। जैसे कि आपने देखा होगा एक पत्थर ठोकने वाला है ना, उसे पत्थर तोड़ना है और वो पत्थर को चोट मारता है। उसे क्या पता है कि कौन सी चोट पे हमारा पत्थर टूट जाएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं? नहीं पता ना। क्या पता वो 6वीं चोट पर आते मारते 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 मारते
6वीं बार उसने पत्थर पे मारा और उसका मन उब गया कि अब नहीं करना, ठीक है। और बाई चांस दूसरा व्यक्ति आया, उसने मारा, एफर्ट्स तो पिछले वाले के थे, और 7वीं चोट उसने मारी, पत्थर टूट गया। तो आप अपने भाग्य को कोसोगे कि यार मैंने किया था ना, तब कुछ नहीं, इसके एक बार में हो गया। भाई आपने अपने एफर्ट्स जो थे वो आप जो लैग करके आए, एक एफर्ट ओनली, एक और लगा देते हिम्मत करके, तो आपका काम हो जाता। वहीं पे अगर एस्ट्रोलॉजी की सहायता होती है ना, तो वो हाँ भाई कि यार नहीं तुम लगे रहो, अभी करो और करो, थोड़ा सा और प्रयास है, करो करो करो, पर उस टाइम पे जाके आपका होगा, और जब वो पत्थर टूटेगा तब आपकी खुशी और आपका परिणाम होगा। ये तो बहुत मतलब वही है ना, अगर लाइफ में बुरा भी लिखा है आप बुरे के लिए तैयार हो सकते हो, बुरा अच्छा किसी अच्छे के लिए बना हुआ है ना, इसलिए अच्छा भी लिखा है तो आप अच्छे समय में आप कुछ ऐसे कर्म कर सकते हो जो कि आपके अच्छे को आगे जाकर और भी अच्छा बना सके। बिल्कुल। आज तो मेरी सच में बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में भी क्लियर हो गई, और इतना डीप होता है इतना मुझे पता नहीं था। अभी तो ये हमारा ये मान के चलिए 10% पोर्शन केवल कवर हुआ है, जिसमें केवल हमने एक इंट्रोडक्शन पे बात की, डीप इसमें अभी कोई विशेष प्रेडिक्शंस नहीं है। पर अगर बात करेंगे इन डेप्थ, इसमें आपकी जीवन से लेकर मृत्यु तक होने वाली सभी घटनाओं का बारीकी से ऑन टाइम पता किया जा सकता है। अच्छा, यस। चलिए कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट के लिए भी रखते हैं ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस से भी मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ टॉपिक मिस कर दिए बीच में, या आपको लगता है कि आपके मन में कुछ सवाल था जो मैं पूछ नहीं पाया, आप पूछना चाहते हो, तो देखो एक ही जरिया है कमेंट करने का। आपके मन के जितने भी सवाल है वो कमेंट कर दीजिए। अगर फिर से आएंगे सर तो हम उन सवालों को पेश करेंगे और आपको उनके जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए समय भी अब इजाज़त दे रहा है हमें, तो मैं चाहता हूँ एंड में एक आपकी तरफ से कोई मैसेज जिससे कुछ बेनिफिट हो जाए हमारी ऑडियंस का, ऑल ओवर प्लीज़। बिल्कुल। देखिए मेरा आप सबको यही एक मैसेज है, जितनी भी ऑडियंस है, कि आप इस चीज़ को एज एक गाइडेंस लीजिए एस्ट्रोलॉजी को, और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो आपको गाइडेंस दे। क्योंकि आजकल ये मार्केट में या फिर यूट्यूब में सब जगह कई ऐसे लोग भी हैं जिन पे ज्ञान बहुत कम है, और वो लोगों का उस महीन ज्ञान से उनके जीवन का बिल्कुल निर्वहन करना चाहते हैं, ठीक है। और वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उससे आप अपने भाग्य को गलत किसी के हाथों में देकर आप गलत डायरेक्शन पाकर और डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि कोई भी गुरु आपको अगर डिमोटिवेट कर रहा है तो मैं कहूँगा उसमें कहीं ना कहीं उसकी कमी है। कभी भी डिमोटिवेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाग्य कभी भी आपको बिल्कुल नकारात्मक देने के लिए आया ही नहीं है। जब ईश्वर ने जिस चीज़ की संरचना ईश्वर ने की हो, तो ईश्वर कभी भी नकारात्मक नहीं है। बस ये है कि आपको सही चुनाव के लिए उस व्यक्ति के पास जाना है या फिर उस गुरु के पास जाना है जो कि आपको सही गाइडेंस दे सके कि अगर मैं ये अभी गलत चल रहा है मेरे, तो मेरे लिए सही क्या है, वो जानने के लिए सही विशेषज्ञ के पास जाए, है ना। हर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा, जिससे आपको सही चीज़ का पता चल सके अपने जीवन के लिए कि आप कैसे बढ़े। नहीं तो डिमोटिवेशन आ गया तो शायद आपके जीवन में बहुत सारी आपके पास कह सकते हैं आपकी विल पावर है जिसे आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल। और आपने बड़ी अच्छी बात कही है ना कि मतलब ज्योतिष जो है और हमारी जो भी भविष्यवाणी या भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन मिलती है वो कभी भी डिमोटिवेशन के लिए नहीं है, नहीं कभी नहीं। हाँ। क्योंकि आपको बस ऐसे के पास जाना जो आपके पोटेंशियल को चूज कर सके, है ना। जैसे कि मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं छोटा सा एक बताऊं, वो कहते हैं कि सर आपने मेरे को पूरा पता है, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव है। हाँ। बल्कि आपने जो मेरे साथ घटना घटे तो ये एक एक चीजें एक्यूरेट बताई हैं। तो भाई मैं उन्हें ये समझाता हूँ क्योंकि वो घटना घटे तो ये किसी पर्पस के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको वो घटनाओं के साथ साथ उसका पर्पस क्या था, है ना, कि आपके अगर जीवन में कोई का अगर बिच्छू लिखा था तो बिच्छू वो आपको क्या पता बड़ी सफलता के लिए आया था, है ना। क्योंकि कई बार आपने देखा है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखो वाली कंडीशन होती है। तो भाई उसको बड़ा आदमी बनना था, उसका पोटेंशियल चेक होना था, और पोटेंशियल चेक होने के लिए ही वो किसी व्यक्ति का आना हुआ उसके जीवन में, उसका गया तो वो अच्छा था, वो भी अच्छा था क्योंकि भाग्य ने उसके बाद कुछ बड़ा लिखा था आपके लिए, ठीक है। अगर वो नहीं होती, घटना नहीं होती, नेगेटिव टाइम नहीं आता तो पॉजिटिव की तरफ भी आप नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो हर चीज का एक पॉजिटिव फेज होता है, बस समझना आपके लिए आवश्यक है। वो कहते हैं ना जो हुआ अच्छा हुआ। बस मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर हमारी ऑडियंस में से
किसी के मन में कुछ सवाल है, कोई अपनी कुछ इंक्वायरीज है, या कुछ भी आप प्रेडिक्शन देखना चाहते हो, अपनी लाइफ को बदलाव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आयुष जी के लिंक्स है, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, और कॉन्टैक्ट्स नंबर भी है उनकी टीम के। तो आप जा सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी सवाल है आपके या जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। तो आयुष जी बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ पॉडकास्ट हुआ, बहुत सारी बातें, क्योंकि हर पॉडकास्ट होती है जब, तो मेरे भी मन के कुछ सवाल होते हैं, वो भी क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच आने के लिए और इतना ज्ञान देने के लिए। तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी मुझे लगता है। बिल्कुल। और चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए, बुरे कर्मों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि कर्म बुरे होंगे तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली इंसान या खुद भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में ज्ञान को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। अपने तक रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जो नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ आयुष जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय माता बगलामुखी, जय बिजली महादेव।